राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम आराध्य है, राम आराधना। राम आराध्य है, राम आराधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम है आज में, राम ही कल में है। राम है आज में, राम ही कल में है। राम गृह
राम आरंभ भी राम ही अंत भी, 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 राम आरंभ भी। राम ही अंत भी। हमारे साथ जब रघुनाथ हेलो 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 किस बात हेलो की हेलो हेलो चिंता, हेलो हेलो हमारे हेलो 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 जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात हेलो 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 की हेलो। चिंता। हरी लाइव वाले बच्चे एक बार फटाफट से बताएंगे क्या मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट आ रही है। मात तो किस लाइव वाले बच्चे फटाफट से बता दें क्या मेरी ऑडियो वीडियो हमारे आप तक पहुंच पा रही साथ है। जब रघुनाथ चलो जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग जी, किस गुड बात मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। की चिंता। हरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चल गुड मॉर्निंग सोजल, गुड मॉर्निंग तन्वी, गुड मॉर्निंग नीतीश, गुड मॉर्निंग मधु, गुड मॉर्निंग इशिता, गुड मॉर्निंग रिधिमा, गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग भूमि, गुड मॉर्निंग खुशबू, गुड मॉर्निंग संजय शिवम। चलो जी बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, वीडियो 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 ठीक है जी। चलो जी आ जाओ जी फटाफट से अपनी क्लास अब स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट किया हुआ था डिडक्शन का जी। ठीक है जी, अब फटाफट से एक बार डिडक्शन हम पैकअप करते हैं और उसके बाद आज वाली क्लास में हमें जो चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करनी है टीडीएस की जी। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टीडीएस की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, डिडक्शन हम फाइनली यहाँ पे हम पैकअप करेंगे। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर जो है वो टीडीएस और टीसीएस वाला उसकी रिवीजन जो होगी वो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे जी। ठीक है जी, चलो जी अब एक बार सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहाँ पे ध्यान दें। अब लास्ट क्लास में हम डिडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे, कुछ हमारी बैलेंस बची थी डिडक्शन। ठीक है जी, कुछ हमारी बैलेंस बची थी जो हमें कंप्लीट करनी है, बट उससे पहले एक बार फटाफट से ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं डिडक्शन के, तो पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और जब वो क्वेश्चंस में वो डिडक्शंस आएंगी तो ऑटोमेटिकली वो डिडक्शन भी फिर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मेन एक बार फटाफट से आ जाओ जी, क्वेश्चन जो हमें कंप्लीट करने हैं एक बार पहले फटाफट से वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं जी। एक बार मेरे को बताना क्वेश्चन हमने कहाँ तक कंप्लीट किए थे। तो आई थिंक क्वेश्चन जो मुझे ध्यान आ रहे हैं, क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जी। यहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 ये 80 डी वाला ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका था और क्वेश्चन नंबर 10 भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बैलेंस बचा था जी। ठीक है जी, हाँ जी सर ये आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, आवाज कम आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, नहीं आवाज तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तुम वहां से वॉल्यूम बढ़ाओ, एक बार वहां से अपनी अपनी वॉल्यूम बढ़ा लो, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट है जी। ठीक है जी, अच्छा आपको मैंने वैसे कुछ क्वेश्चन घर से होमवर्क भी दिए थे, ठीक है, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो बिल्कुल भी नहीं किए होंगे क्योंकि आप बहुत बिजी चल रहे हैं अभी, मेन आपके पास और भी काफ़ी सारे काम हैं, तो आपको वो सुबह ही टाइम मिलता है पढ़ने का।
तो इसलिए वो क्वेश्चन मुझे ही करवाने पड़ेंगे। इसलिए एक बार फटाफट से ऐसा करते हैं, क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे जी। एक बार फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 11 के ऊपर आ जाओ जी, फटाफट से आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 11 के ऊपर आओ। अब एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 11 में चेक करते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। चेक करो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 ये बात कहना चाह रहा है, मिस्टर बी हैज टेकन 3 एजुकेशन लोन ऑन 1 अप्रैल 2023, द डिटेल ऑफ विच आर गिवन बिलो। पहली बात, एक बात तो अगर एजुकेशन लोन लिए हैं तो एजुकेशन लोन वाले केस में जो डिडक्शन मिलती है ना, वो डिडक्शन जो मिलती है वो सेक्शन 80E के अंदर मिलती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो सेक्शन 80E जो है वो डिडक्शन का है। उसने बोला 3 लोन आपने लिए हैं जी, लोन नंबर 1 आपने लिए, लोन नंबर 2 आपने लिया, लोन नंबर 3 आपने लिया। अच्छा, पहला लोन जो लिया वो मिस्टर बी ने अपने लिए लिया, अपनी एजुकेशन के लिए लिया। दूसरा लोन जो लिया वो सन के लिए लिया, और तीसरा लोन जो लिया वो डॉटर के लिए लिया। अब अगर आपको याद आ रहा हो सेक्शन 80E में मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे तीनों कवर होते हैं, तो सिंपल सी बात है तीनों के तीनों लोन जो उसने यहाँ पे दिए हैं बिल्कुल परफेक्ट है। फिर उसने पर्पस ऑफ लोन बोला, MBA हायर एजुकेशन है, BSc भी हायर में आएगा और BA भी इसके अंदर कवर होगा। फिर यहाँ पे उसने अमाउंट ऑफ लोन कितना बोला है, 5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का। और उसने बोला एनुअल रीपेमेंट जो है वो 1 लाख रुपए की है, 40,000 रुपए की, 80,000 रुपए की है। और एनुअल रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और 18,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब उसने बोला असेसमेंट ईयर 24-25 में डिडक्शन कितनी मिलेगी अगर उसने डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली, मतलब डिफॉल्ट स्कीम से ऑप्ट आउट कर दिया, मतलब ऑप्शनल स्कीम ली है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब जो सेक्शन 80E हमने किया था वो किसका था, 80E एजुकेशन लोन की रीपेमेंट का था या एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट की रीपेमेंट का था, उसके इंटरेस्ट की रीपेमेंट का था। अब अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा तो इंटरेस्ट वाले केस में ये भी होगा जी, इंटरेस्ट वाले केस में ये भी होगा, और इंटरेस्ट वाले केस में ये भी होगा। अब ये तीनों इंटरेस्ट है, जो आपने रीपेमेंट की है उसका तो मतलब ही नहीं है, तो आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, 20,000 रुपए का यहाँ पर पे किया, 10,000 रुपए का यहाँ पर पे किया, और 18,000 रुपए का यहाँ पर पे किया, तो टोटल मिला के आपने 48,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, जिसकी डिडक्शन हमें 80E के अंदर मिल जाएगी। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे तो डिडक्शन जो मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 48,000 का आपको डिडक्शन मिलेगी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है जी, ठीक है नहीं, इसके अंदर खास कुछ है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया जी, अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आ जाओ एक बार 12, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहना क्या चाह रहा है जी। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूंगा तो बहुत ध्यान से पढ़ना, उसने क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली है जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आओ। वो कह रहा है मिस्टर ए परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड एट ए कॉस्ट ऑफ 45 लाख रुपए। अब यहाँ पे उसने बोला कि मिस्टर ए ने एक घर परचेज किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसकी कॉस्ट जो है वो 45 लाख रुपए की है ऑन 1 अप्रैल 17 को, ठीक है। फिर उसने बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही टुक ए हाउसिंग लोन 35 लाख रुपए फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया 11% पर एनम ऑन द सेम डेट। अब उसने हाउसिंग लोन लिया, कितने का लोन लिया, उसने हाउसिंग लोन लिया 35 लाख रुपए का। उसने घर लिया 45 लाख का, लोन लिया 35 लाख का, जिसपे इंटरेस्ट वो पे कर रहा है 11%, ठीक है। द लोन वॉज सेंक्शन बाय 28 मार्च 2017, मतलब प्रीवियस ईयर 16-17 में लोन सेंक्शन हुआ था, ठीक है। फिर वो कह रहा है कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अगर उसने शिफ्टिंग आउट, मतलब वो डिफॉल्ट स्कीम से ऑप्शनल स्कीम में जा रहा है, तो अगर डिफॉल्ट से ऑप्शनल स्कीम में जा रहा है, पहले तो एक बात मेरे को बताओ, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के सर डिवाइड नहीं करेंगे 8 से, क्यों डिवाइड करेंगे आकाश, 8 साल तक डिडक्शन मिलती है, 8 इंस्टॉलमेंट के अंदर नहीं मिलती नालायक। जो डिडक्शन जो मिलती है इंटरेस्ट की वो 8 साल तक मिलती है। मैंने कल भी कहा था 100% इंटरेस्ट माइनस होगा और 8 साल तक माइनस होगा, ना कि 8 इंस्टॉलमेंट के अंदर होगा जी, ठीक है सर। एमबीए प्रोफेशनल कोर्स में नहीं आएगा, आंसर इज नो। एमबीए जो है वो हायर एजुकेशन कोर्स में आएगा, क्योंकि एमबीए के रेगुलर कॉलेज होते हैं और एमबीए हायर वाली कैटेगरी में कवर है, वो प्रोफेशनल एजुकेशन में कवर नहीं है जी। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, एक बात मेरे को बताओ, अब याद आ रहा है हमने एक सेक्शन किया था सेक्शन 80EE। अब अगर 80EE की बात करूंगा तो 80EE जो था वो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का था। अब 2 सेक्शन हमने किए थे हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के, एक तो हमने 80EE हमने किया था और एक 80EA हमने किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। अब 80EE की कंडीशन अलग थी और 80EA की कंडीशन अलग थी। अब 80E की कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन तो ये थी कि लोन आप, अच्छा घर कितने तक का हो,
नहीं नहीं, घर, आपकी घर की जो वैल्यू है वो कितने होनी चाहिए जी? 80 में 3 कंडीशन थी। एक तो लोन इतने तक का हो, एक घर इतने तक का हो, और लोन सैंक्शन कब हुआ हो। तो आपकी जो घर की वैल्यू थी वो कितने तक की थी? 45 लाख तक। लोन कितने तक का हो? 35 लाख तक का। और जो लोन सैंक्शन हुआ वो प्रीवियस ईयर 16-17 में लोन सैंक्शन हुआ। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, यहाँ पे घर की वैल्यू जो है 45 लाख तक है, लोन आपका 35 लाख तक है, और प्रीवियस ईयर 16-17 में लोन सैंक्शन हुआ है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो सेक्शन 80 में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 50,000 तक की। बट 50,000 तक की आप तभी क्लेम करोगे अगर वो 24B में कंप्लीट नहीं हो रही। अब 24B भी हमारे हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का है। अब एक बात मेरे को बताना, आपने 35 लाख रुपए का लोन लिया। अब अगर 35 लाख रुपए का लोन लिया तो 35 लाख रुपए का 11% इंटरेस्ट हमारा कितना बनेगा जी? अब अगर 35 लाख रुपए का 11% निकालूंगा तो टोटल यहां पर जो बनेगा वो बनेगा 3,85,000। अब 385 में से एक बात बताओ, 2 लाख रुपए का तो मेरे को सेक्शन 24B में बेनिफिट मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वहां पर 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। अब 2 लाख रुपए का मुझे वहां पर मिल गया। अब 385 में से 2 लाख मुझे मिल गया तो बैलेंस बच गया 185। अब 185 में 50,000 जो मैं क्लेम कर लूंगा वो क्लेम कर लूंगा 80EE के अंदर। तो 2 लाख रुपए वो, 50,000 वो, तो टोटल 2.5 लाख रुपए का अगर आप चेक करोगे बेनिफिट मिलेगा। 2 लाख का यहाँ मिलेगा और 50 का यहाँ मिलेगा जी। 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पे पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपका टोटल 385 है, बट लिमिट आपकी 2 लाख रुपए की है। फिर बैलेंस जो बचा उसमें 80EE आ गया, और 80EE वाले केस के अंदर जो होगा 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? लाइव वाले बच्चे फटाफट से बताए। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जितने प्रोविजन करोगे कोई फायदा नहीं है। प्रोविजन के साथ में क्वेश्चन करोगे तभी एग्जाम में सोल्व कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में बैठे रह जाओगे। बिल्कुल डन। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 80EA, ये हमारा सेक्शन था। और फिर एक सेक्शन हमने किया 80EB। इसका यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। सर 50,000 क्यों मिलेगा? निर्मला सीतारमन जी, 50,000 इसलिए मिलेगा क्योंकि 50,000 80EE की लिमिट है। अब 80EE में तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हाईएस्ट लिमिट ही 50,000 की है, तो फिर 50,000 रुपए का मिलेगा जी। अखिल डाउट मेरे बच्चे अभी ले रहा हूं, तुम डाउट पूछोगे तो ले लूंगा। अब तुम बीच में डाउट नहीं पूछोगे तो कैसे लूंगा? मेरे को तुम्हारे दिल की बातें कैसे पता लगेंगी मेरे बच्चे? सर घर की वैल्यू 50 लाख का है ना? घर की वैल्यू 50 लाख का है। कहाँ है 50 लाख? कहाँ पे? घर की वैल्यू 50 लाख कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पे कह रहे हो। अच्छा हाँ, यहाँ कंडीशन 50 लाख, मतलब घर की वैल्यू 50 लाख तक होनी चाहिए कंडीशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। नहीं 50 लाख की है जी। अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन के ऊपर आओ जी। अब ये क्वेश्चन है बढ़िया, इससे मुझे पता लगेगा कि क्या तुमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है और तुमने प्रोविजन को ध्यान से पढ़ा है नहीं पढ़ा जी। आ जाओ एक बार चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। सर इनकम टैक्स की मैराथन अनाउंस कर दीजिए कब होगी? पता नहीं होगी भी या नहीं होगी जी, इसलिए त्रिशूल बैच देख लो, पता लगे बाद में मैराथन आए ना। हाय राम। ठीक है चलो इधर देखो ध्यान से। तो एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 13 पर आओ जी। दी फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी सैलरी इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अब यहाँ पर मान लो मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी है और ये मिस्टर डी है। अब उसने बोला जी अमाउंट ऑफ लोन 43 लाख रुपए का है, 45 लाख रुपए का है, 20 लाख रुपए का है और 15 लाख रुपए का। ठीक है, लोन लिया आपने HFC, डिपॉजिट टेकिंग NBFC, डिपॉजिट टेकिंग NBFC और पब्लिक सेक्टर से लिया। फिर डेट ऑफ सैंक्शन लोन जो है वो 1 अप्रैल 21 है, 1 अप्रैल 20 है, 1 अप्रैल 20 है और 30 मार्च 2019 है। ठीक है जी। उसके बाद फिर डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन जो है वो 1 मई 21, 1 मई 20, 1 मई 20 और 1 मई 2019। फिर वो कहना चाह रहा है पर्पस ऑफ लोन। अब लोन का पर्पस क्या है? एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन।
एक्यूपेशन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन। फिर वो कह रहा है परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, दो सेक्शन इसके अंदर है, एक तो 80EE ए और एक 80EE बी। अब 80EE ए जो है ना वो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की बात करेगा, और 80EE बी जो है वो मोटर व्हीकल की, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया उसके लोन के इंटरेस्ट की बात करेगा। फिर वो कह रहे हैं घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए की है, यहाँ पे जो है वो 48 लाख रुपए की है, और यहाँ पे आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं दी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा है। फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे 22 लाख रुपए है, यहाँ पे 18 लाख रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं 9% है, 9% है, 10% है, 10% है। अब वो कह रहा है डिडक्शन बता दो कितनी कितनी निकल के आएगी। पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बार ऐसा करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 80EE ए और 80EE बी में क्या क्या कंडीशन थी। तो सबसे पहली कंडीशन अगर मैं 80EE ए की बात करता हूं तो 80EE ए में ना आपकी ये कंडीशंस निकल के आ रही हैं। अब वो कौन कौन सी कंडीशन निकल के आ रही है, ये कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन थी कि घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए तक होनी चाहिए। फिर आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। जो लोन सैंक्शन हुआ वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 22 तक हुआ हो, और आप 80EE में डिडक्शन क्लेम कर नहीं रहे, मतलब ऑब्वियस बात है दो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, एक ही बेनिफिट मिलेगा। तो मैं उसने कौन कौन सी मोटी मोटी कंडीशन बोली है कि घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक हो, लोन कितने का हो ये नहीं बोल रहा, घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक होनी चाहिए। लोन सैंक्शन हुआ 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 22 के बीच में, और कोई दूसरा घर आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन बस मेन निकल के आ रही है। अब एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, अब यहाँ पे आओ जी, इस क्वेश्चन के ऊपर आओ। अब एक बात मैं बताओ, यहाँ पे घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए है और यहाँ पे 48 लाख रुपए है। तो जहां पे 48 लाख रुपए है ये बात तो क्लियर है कि 80EE ए का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इट मींस अगर मेरी घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा है, उस केस में 80EE ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक है तो 80EE ए का बेनिफिट मिलेगा। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 45 लाख रुपए है और लोन आपने कितने का लिया जी, लोन आपने लिया 43 लाख का। तो एक बार चेक करते हैं, 43 लाख रुपए का 9% कितना आएगा जी। अगर मैं 43 लाख रुपए का 9% निकालता हूं तो कितना आएगा, 3,87,000। अब एक बात बताओ, 3,87,000 है तो सेक्शन 24B में 2 लाख का तो वहां मिलेगा, क्योंकि वहां पे तो हाईएस्ट 2 लाख की लिमिट है। अब उसमें से 2 लाख माइनस कर दोगे, बैलेंस कितना बच गया, 187। तो 187 में से आप 80EE ए के अंदर 1.5 लाख रुपए क्लेम कर लोगे तो 3.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर का नहीं मिलेगा। मतलब वैसे इंटरेस्ट आपने पे जो किया है वो इंटरेस्ट आपने पे किया है 387 का, बट डिडक्शन जो मिलेगी वो 3.5 लाख की मिलेगी, 2 लाख की मिलेगी 24B में, और 1.5 लाख की जो मिलेगी वो 80EE ए के अंदर मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर बी। अब मिस्टर बी को 80EE ए नहीं मिलेगा बट 24B तो मिलेगा। भाई 24B में तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है घर इतने तक का होना चाहिए। 24B क्या बोलता है, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है और अगर आपने कंस्ट्रक्शन इतने टाइम में कंप्लीट कर ली है तो 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। वहां कोई कंडीशन नहीं है कि 45 लाख रुपए तक की वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात बताओ, आपने लोन यहाँ पे लिया 45 लाख का, 45 लाख रुपए का 9%, तो 45 लाख रुपए का 9% जो है वो 4,90,000, सॉरी कितने, 4,05,000। अब 4,05,000 है और 24B में कितने की लिमिट है, 2 लाख की। तो बस 2 लाख का बेनिफिट मुझे मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं, में कुछ। ठीक है जी, 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। अब क्या क्वेश्चन आएगा वो तो मैं पेपर मेरे को खुद नहीं पता, ठीक है, बट प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन आएंगे जी। ठीक है ना, पेपर अगर पता होता कैसा आएगा फिर तो बात ही खत्म हो जाती। आ जाओ एक बार फटाफट से मिस्टर सी पर आओ। अब अगर मैं सी और डी की बात करता हूं ना तो पहले अब इन दोनों की बात करता हूं, तो वो जो है वो 80EB के अंदर है। अच्छा 80EB में एक बार चेक करना कंडीशन क्या निकल के आ रही है। 80EB की कंडीशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया हो, ठीक है, एसएससी इंडिविजुअल हो। अब लोन सैंक्शन जो हो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच में हो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन यहाँ पे एक बार आना। अब यहाँ पे चेक करोगे लोन सैंक्शन जो हुआ है वो हुआ 30 मार्च 19 को, तो इस केस में 80EB नहीं मिलेगा।
क्योंकि 80 के लिए लोन सैंक्शन जो है 1 अप्रैल 19 से होना चाहिए, तो इस केस में उससे पहले हुआ है तो 80 का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। इस केस के अंदर मिलेगा। बस देख लो यहाँ पर कितना आ रहा है जी, 20 लाख का 10% अगर मैं निकालूंगा तो 20 लाख का 10% कितना आएगा जी, 2 लाख रुपए। बट लिमिट कितनी है, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा आपको 80 के अंदर, और इस वाले केस में 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है सर? जहां पे 80 लगेगा 24B भी मैंडेटरी ही चेक करना है, बिल्कुल जी। आपको 24B पहले देना है। जब भी वो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की बात करेगा, या तो वो स्पेसिफिकली ये कह दे कि 80E में डिडक्शन कितनी मिलेंगी, फिर तो वो बताएंगे। अगर वो कह रहा है हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो फिर 24B भी बताना पड़ेगा और 80E भी बताना पड़ेगा जी। बात समझ में आ रही ना? या तो मुझे वो कह देता है सर 80E का अब चेक करोगे उसने कहीं नहीं कहा, उसने क्या बोला है, डिडक्शन बताओ कितनी है। डिडक्शन मतलब क्या है कि कहां कहां कितनी डिडक्शन एप्लीकेबल होंगी वो मुझे बतानी पड़ेंगी, सिर्फ 80E मेरे को नहीं बताना। बस ये पर ध्यान दो। डन? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? चलो, अब जिसको समझ में आ गया सारे के सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं। अब यहां पे आ जाओ जी। अब ये सेक्शन जो है, अब ये सेक्शन है 80G। अब ये सेक्शन 80G है, इसके अंदर 80G भी कवर होगा, तो 80G को हम साथ में कवर करेंगे। एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मिक्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर बनने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। यस अखिल, यस आ जाओ, आ जाओ मेरे यारों, आ जाओ। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहे हैं मिस्टर शिवा, एज 58 साल की है, हैज ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 7,75,000 रुपए है, कंप्राइजिंग ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। ही हैज द मेड द फॉलोइंग पेमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट। लो जी, अब ग्रोस टोटल इनकम जो निकल के आ रही है वो 7,75,000 रुपए की ग्रोस टोटल इनकम है। अब अगर ग्रोस टोटल इनकम 7,75,000 की है, उसमें से मुझे डिडक्शंस माइनस करनी पड़ेंगे, तब जाके मेरी टोटल इनकम निकल के आएगी। अब चेक करते हैं वो क्या क्या कह रहे हैं। तो वो ये बात कहना चाह रहा है, चेक करो। प्रीमियम पेड टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर। पहली बात तो मेजर डॉटर, क्या डॉटर 80C में कवर होती है? होती है, तो मतलब डिडक्शन मिल जाएगी। पॉलिसी लिया आपने 1/4/18 को और सम एश्योर्ड है 180। अब सम एश्योर्ड 180 है तो 180 का 10% 18,000, 18,000 और 20,000 लेस क्या बन गया, 18,000। तो पहली बात तो यहाँ पे 18,000 रुपये निकल के आ गया। 18,000 रुपये निकल के आ गया, साथ में लिख देता हूं 80C। ठीक है, अगले पर आओ। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ 12,000, स्पाउस 14,000। अब 12 और 14 कितना हो गया, 26। बट लिमिट कितनी है, 25 की। लिमिट कितनी है, 25 की, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अब देखो चीजें कितनी इजी हो रही हैं, बट वो चीजें इजी तभी होंगी जब आपने कल या परसों वाली क्लास को समझा है। नहीं तो फिर तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा ये क्या चल रहा है। देखो ना, डिडक्शन सिंबल आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर आप 1-2 बार रिवाइज करोगे ना, इससे आसान चैप्टर नहीं है। एक बार अगर दिमाग में सेट हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस 80D 25 की लिमिट है, तो 14 और 12 26, लिमिट 25 की है। तो अगर 25 की लिमिट है, इस केस में बात हो रही है 80D की लिमिट जो मिलेगी वो 25,000 की मिलेगी। अगले पॉइंट पर हो। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50,000 बाय वे ऑफ चेक। इसको एक बार रख दो, ये 80G का है। उसके बाद LIC पेंशन फंड। अब अगर मैं LIC पेंशन फंड की बात करूंगा, बताओ किस में आएगा। LIC पेंशन फंड जो है वो हमारा किस में कवर होगा? अगर आपको याद आ रहा हो, LIC पेंशन फंड जो है 80CCC में आता है। LIC पेंशन फंड याद आ रहा है, पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन 80CCC के अंदर आएगा। तो ये LIC पेंशन फंड जो है वो 80CCC के अंदर आएगा जी। उसके बाद जी अब अगले पॉइंट पर आओ। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 रुपए, ये आपका 80G का है। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, ये भी आपका 80G का है। फिर डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये भी आपके 80G का है। अभी देखते हैं 80G में क्या लिखा है। फिर वो कह रहे हैं डिपॉजिट इन PPF। अब PPF 80C है, PPF 80C है। अब एक बार आना यहाँ पे, तो यहाँ पे 80C जो है, अब एक बात बताओ, 1 लाख रुपए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 1 लाख तो 80C हो गया और 18,000 पे ये हो गया, तो 1,18,000 हो गया, बोलो हाँ। उसके बाद 80CCC 60,000 हो गया, तो 1,18 और 60 कितना हो गया? अगर मैं 1,18 और 60 देखूंगा 178। बट याद करो इनको मिला के 1.5 लाख की लिमिट है।
भाई 80C प्लस में CCC प्लस में CCD1, इनको मिला के 1.5 लाख की लिमिट है। तो सिंपल सी बात अगर मैं करता हूं तो ये जो 18,000 रुपये है, ये जो 60,000 रुपये है, ठीक है, और ये जो 1 लाख रुपए है, इन सबको मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लिमिट आ रही है। तो ये बात बोलता है 80CCE, बस ये पर ध्यान दो जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, अब यहाँ पे सारे बच्चे मेरे को बता दें जी, 7,75,000 में से माइनस कर देंगे कितना, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, ये माइनस हो गया जी। 1.5 लाख तो मेरा ये निकल के आ गया, और 25,000 रुपए मेरा 80D वाला निकल के आ गया जी। कितना आ गया, 6 लाख रुपए अभी तक आ गया। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना जी। अब ये तो हो गया सारा, अब हमारा बस 80G बैलेंस बचा है। अब 80G में डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, अगर आपको डिटेल वाली क्लास देखनी है वो यूट्यूब पे आधे घंटे की पड़ी हुई है, आप उसको डिटेल में देख सकते हो। अब मैं आधा घंटे इस पर लगाने नहीं वाला। अब सुनो ध्यान से, अब 80G में क्या है सर, 80G में ना, अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 80G में ये सारे के सारे पॉइंट्स 80G में है। ये देखो यहां से स्टार्ट हो जाते हैं जी। अब 80G में 4 कैटेगरी हैं, पहले समझो 80G में 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। 80G में 4 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी 100%, दूसरी कैटेगरी 50%, तीसरी कैटेगरी 100%, चौथी कैटेगरी 50%। ये 4 कैटेगरी निकल के आती हैं, 100, 50, 150। ये 100% जो है ये है विदाउट एनी लिमिट। इट मींस अगर आप इसमें कवर हो जाते हो विदाउट एनी लिमिट, डिडक्शन मिलेगी पूरे 100% की, कोई कंडीशन कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं यहाँ पे। 50% में अगर कवर हो गए तो विदाउट एनी लिमिट डायरेक्टली 50% की तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी। सेकंड कैटेगरी ये है। फिर थर्ड कैटेगरी 100% की है। अब ये 100% और 50% ये जो है ये विद लिमिट है। यहां पे एक लिमिट है कि इस लिमिट से ऊपर तुम्हें नहीं मिल सकती, बस यहीं तक मिलेगी, एक लिमिट लगा दी जाएगी। सर ये जो 100% विदाउट लिमिट है वो कौन सी है, ये सारी की सारी, ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी जो हैं ये विदाउट एनी लिमिट है 100% की। अब यहां पे सबसे बड़ा क्लेश क्या है, इतने सारे पॉइंट्स को देखना और इतने सारे पॉइंट्स को दिमाग में सेट करना, ठीक है जी। बट अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं यहां पे ना, मेनली जो इन्होंने कवर किए हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया, प्राइम मिनिस्टर आपका वेलफेयर फंड हो गया, मतलब जो लास्ट में फंड 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 आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट पहली वाली कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हो गया, फिर अर्थक्वेक रिलीफ फंड हो गया, अफ्रीका फंड हो गया, नेशनल चिल्ड्रन फंड हो गया, ठीक है, नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हार्मोनी हो गया। इस तरह के सारे फंड 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 जो हैं वो सारे के सारे यहां पर इस वाली कैटेगरी में कवर होते हैं। ये 100% विदाउट एनी लिमिट है। फिर अगली जो 50% वाली कैटेगरी है उसमें पहले 4 पॉइंट होते थे, अब इसमें एक ही पॉइंट है। पहले यहाँ पे ना गांधी फैमिली भी होती थी, अब मोदी जी आ गए तो गांधी फैमिली हटा दी इन्होंने। पहले यहाँ पे था इंदिरा गांधी था, फिर प्राइम वो जवाहरलाल नेहरू का उन फंड इन्होंने रखा हुआ था, वो सब यहां से इन्होंने हटा दिया। अब सिर्फ एक फंड है, प्राइम मिनिस्टर डॉट लीफ फंड, बस। इट मींस अगर आपने यहां पे कंट्रीब्यूशन किया 50% विदाउट एनी लिमिट, आपको 50% की मिल जानी है। फिर अगला देखो 100, अब यहां देखो लिखा है 100% क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो आपने डोनेशन दी है, दी गवर्नमेंट और दी अप्रूव लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, आप इसके लिए डोनेशन दे रहे हो, या सम पेड बाय कंपनी एज ए डोनेशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इस केस में 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट है। और 50% वाले केस में क्या है, आप एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड एस्टेब्लिश इन इंडिया चैरिटेबल पर्पस, ठीक है, दी गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनी चैरिटेबल, ये जितने भी चैरिटेबल और रिलीजियस वाली बातें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे। जैसे आज आपने मान लो तिरुपति बालाजी मंदिर में डोनेशन दे दी, आज आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे दी, आज आपने बंगला साहिब गुरुद्वारे को डोनेशन दे दी, इसकी रिसीट दिखाओ, 50% की तुम डिडक्शन क्लेम कर लोगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही। तो यहां पर 50% की विद लिमिट है, विदाउट लिमिट नहीं है। अब सुनो ये लिमिट क्या है। अब सबसे मेन पता क्या है, क्लेश क्या है, लिमिट निकालने का। लिमिट निकालने की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट है बिल्कुल सिंपल, गवर्नमेंट ने कहा सुनो। अब लिमिट कितनी है, देखो क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है। अब क्वालिफाइंग लिमिट ध्यान से पढ़ना क्या है, कह रहे हैं एलिजिबल डोनेशन रेफर टू इन 3 and 4, ध्यान से पढ़ना, 3 and 4 दोनों को मिला के, अलग अलग नहीं, दोनों को मिला के 3 and 4 शुड बी एग्रीगेटेड, द सम टोटल शुड बी लिमिटेड टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब जो ये तीसरा और चौथा है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में एक बार आना जी।
इस क्वेश्चन में उसने फैमिली प्लानिंग वाला कहां पे है, एक बार चेक करो, फैमिली प्लानिंग वाला ये रहा 40,000 है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और था, ये रहा, ये पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है 50,000 पे। अब बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं इसकी बात करता हूं फैमिली प्लानिंग, ये 100% वाली कैटेगरी में कवर है, बोलो हाँ, बट विद लिमिट, विद लिमिट। और ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये 50% वाली कैटेगरी में कवर है, ये भी विद लिमिट। अब जिसको ये लिमिट नहीं पता होगी ना, वो पता क्या बोलेगा, 40,000 ये पूरी, और इसका 50,000 कर देगा 25,000, 40 और 25 65,000 रुपए की देकर आएगा, जो गलत है। गवर्नमेंट ने कहा 100% है, 50% है, बट ये विदाउट वाली लिमिट के अंदर नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर डोट लीव फंड है 25,000 पे, ये 50% में कवर है विदाउट लिमिट, इसका सीधा 12,500 आ जाएगा। इसमें कोई लिमिट ही नहीं है ना, इसमें डिडक्शन मिल जाएगी 12,500 की, काम खत्म। ऐसे ही जो ये है डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये 100% वाली कैटेगरी में कवर है विदाउट लिमिट, तो सीधा का सीधा ये जो होगा 25,000 रुपए की लिमिट यहां मिल जाएगी जी। अगर मैं नेशनल चिल्ड्रन फंड की बात करता हूं, 25,000 रुपए की लिमिट फ्लैट वहां है, 12,500 की वहां, यहां लिमिट चेक नहीं करनी, लिमिट चेक करनी है फैमिली प्लानिंग वाले केस में और चैरिटेबल वाले केस में। अब क्वेश्चन आ रहा है सर ये क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आपने ग्रोस टोटल इनकम निकाल ली, ग्रोस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन माइनस कर दो, पहले तो सारी डिडक्शन माइनस कर दो एक्सेप्ट 80G, क्योंकि 80G के तो भी आपने निकालनी है ना, कितनी मिलेगी। आप 80G ही तो निकालना चाह रहे हो, तो वो तो माइनस कर ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो जी, हम यहां पे कैसे क्वालिफाइंग लिमिट मिलेगी, देखो ग्रोस टोटल इनकम निकाल लो, उसमें से डिडक्शंस माइनस कर दो अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80G, क्योंकि वो तो हमें निकालनी है, वो तो माइनस हो ही नहीं सकते। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 माइनस कर दो, फिर लॉन्ग टर्म गेन 112A 112 और 112A, और एनी इनकम ऑन विच इनकम इज नॉट, एनी इनकम विच इनकम टैक्स इज नॉट पेबल, मतलब जिस पे इनकम टैक्स पेबल नहीं है वो इनकम यहां से हटा दो। प्रैक्टिकल ये पॉइंट हमारे किसी काम का नहीं है, मेन ये 3 पॉइंट हमारे काम के हैं। तो कैसे तुम्हें टोटल इनकम निकालनी है, तो पहली तो सारी डिडक्शन माइनस कर दो 80G को छोड़कर। अगर कोई शॉर्ट टर्म गेन 111 वाला है वो हटा दो, लॉन्ग टर्म गेन 112 वाला वो हटा दो, लॉन्ग टर्म गेन 112 वाला वो हटा दो। इस सेक्शन से मेरे को दिक्कत है थोड़ी सी, बट हमारे एग्जाम आने वाले में तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर कायदे से देखो ये क्या हटवा रहे हैं, एक तो डिडक्शन हटवा रहे हैं, अच्छी बात है, हटानी भी चाहिए, और दूसरी वो इनकम हटवा रहे हैं जिसमें से डिडक्शन नहीं मिलती। याद करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में डिडक्शन कहां मिलती है, नहीं मिलती। लॉन्ग टर्म गेन 112A में से भी नहीं मिलती, शॉर्ट टर्म गेन 111A में से नहीं मिलती, उन्होंने कहा वो भी हटाओ। एक और इनकम यहां से हटनी चाहिए, कैजुअल इनकम, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, वो इन्होंने नहीं हटाई। अब वो नहीं हटाई तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाली इनकम में आ गई। नहीं बात समझ में आ रही भाई? बात मेरे को बताओ, जब ग्रोस टोटल इनकम निकालूंगा तो ग्रोस टोटल इनकम में लॉटरी की इनकम भी तो होगी। इसने लॉटरी की इनकम को हटाने को नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं अगर लॉटरी की इनकम ऊपर वाली इनकम में है, अगर मैं 10% निकालूंगा तो वो लॉटरी की इनकम का भी निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कैजुअल इनकम पर भी डिडक्शन वाला पोर्शन आ रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग गलत है। बट भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, सिंपल सी बात है। उसने बोला है, हम वही बात बोलेंगे, हम इसके ऊपर दिमाग नहीं चलाएंगे। इसलिए ये पॉइंट मैं तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं कि गलती से कैजुअल इनकम मत हटा देना यहां से। तो यहां पे थोड़ा सा झोल है, जो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, बट जो भी उसने बोला हम वैसे करके चलेंगे। तो ग्रोस टोटल इनकम में से हम यहां से हटा देंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, लॉन्ग टर्म गेन 112, लॉन्ग टर्म गेन 112A और शॉर्ट टर्म गेन 111A, ये हम हटा देंगे। ठीक है, अच्छा अब हटा दिया। अब ये हटाने के बाद हमारी आ गई एडजस्टेड टोटल इनकम, इसका 10%, इसका क्या आ गया, 10% आ गया। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे। अब एक बार इस वाले क्वेश्चन पे आओ, सारे बच्चे बताना ग्रोस टोटल इनकम कितनी थी, 775, ठीक है जी। इसमें से डिडक्शन माइनस कर दी आपने सारी, तो बैलेंस कितना रह गया, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई जी, 6 लाख रुपए तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई। अब 6 लाख रुपए का 10% कितना आ गया, 60,000 रुपए। मतलब क्या है इसका मतलब मेरे भाई ये है कि 60,000 आपकी लिमिट आ गई है। और 60,000 लिमिट कैसे आ गई, थर्ड और फोर्थ दोनों को मिलाकर। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, 60,000 रुपए की लिमिट है, इसके ऊपर का तो मतलब ही नहीं है। 60,000 रुपए की लिमिट है, इसके ऊपर का तो मतलब ही
यहां तक पहले बताओ सारे बच्चे क्लियर है जी? जल्दी बताओ फटाफट से जी। निर्मला सीतारमन जी हमारे बीच आई हैं। आई विल अमेंड इट इन द नेक्स्ट फाइनेंस बिल। थैंक यू सर, थैंक यू निर्मला सीतारमन जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह सुबह यहाँ पे आ जाते हैं डेली। कोई काम वाम नहीं है क्या आपको? देश की अच्छाई के लिए आप काम कीजिए। आप फटाफट जी डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आए नया नया, हम उसको पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसकी कॉपी अगर लीक कर सकती है मेरे लिए तो मेरे को बता दीजिए, ठीक है? मेरे घर भिजवा देना, मैं पहले पढ़ लूंगा ना सबसे, ठीक है? चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि 40,000 आपकी लिमिट आ गई 60,000 पे। अच्छा अब ये 60,000 पे एक की लिमिट है, दोनों को मिला के, दोनों को। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अब क्या करना है, अब 60,000 की लिमिट है। अब ये जो है, एक तो हमारा ये आ गया, कौन सा आ गया? फैमिली प्लानिंग वाला, ये 100% विद लिमिट है। और एक हमारा ये आ गया 50% वाला, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा, ये रहा, ये आ गया। अब सारे बच्चे बोलना, अब 60 की लिमिट है, क्या 60 में से 40 तो पूरे मिल सकते हैं? 40 पूरे दे दो, 40 पूरे हो गए। अब कितने बचे? 20। अच्छा 20 बचे और यहां पे लिमिट कितनी है? 50। तो कितने मिलेंगे? 20, और 20 का हाफ, क्योंकि 50% है ना उसका, तो 10,000 रुपए की मेरे को डिडक्शन मिलेगी बस। सर नहीं समझ में आया। अब सुनो ध्यान से ना, एक बात मेरे को, कौन सा 25? अरे नालायक को, एक बात मेरे को बताओ, 60,000 रुपए की लिमिट है, 60,000 रुपए की क्वालिफाइंग लिमिट आ गई, बोलो हाँ। अब 60 में से 40 तो ये चले गए, ठीक है? अब तुम्हारी लिमिट कितने की बची? 20 की। अब सोच के बोलना, 50 का हाफ कितना बन रहा है? 25। तो वो तो मिल ही नहीं सकता ना भाई, टोटल लिमिट ही आपकी 60 की है। तो जो आपका 20 है उसका 50% जो है वो 10,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलेगी, बस ये पर ध्यान देना। अरे नालायक, 25 का क्यों? यहां पे लिमिट कितने की है? 50 की है ना। तो 50 का हाफ कितना हो गया? 25। 50 का हाफ कितना हो गया? 25। 20 का हाफ कितना हो गया? 10। तो आपको 10 की तो मिलेगी ना, 25 तो मिल ही नहीं सकती। लिमिट का हाफ करोगे ना आप। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, यहां पे एक बार चेक करो, बहुत ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है पहले तो। वो कह रहा है एडजस्टेड टोटल इनकम 6 लाख की है। अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है? 6 लाख की है, 6 लाख का 10 कितना हो गया? 60,000। 60,000 आपका निकल के आ गया क्वालिफाइंग लिमिट। अब ध्यान से, फर्स्टली डोनेशन 40,000 टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन फैमिली प्लानिंग, दैट इज 400% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट हैज टू बी एडजस्टेड टोटल इनकम दिस अमाउंट। देयर आफ्टर डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट इज एडजस्टेड। हैंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 20,000। क्योंकि 50,000 रुपए का हाईएस्ट कितना बनेगा? 20,000, क्योंकि 20 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता ना। 40 तुमने ले ली, 60 की तुम्हारी लिमिट है। अब टोटल तुम्हें कितनी मिल सकती है? 20, उससे ऊपर मिल ही नहीं सकती। बीइंग 60,000 माइनस 40,000, 50% ऑफ विच वुड बी द डिडक्शन अंडर स्पेसिफिक एटीजी, देयरफॉर अब 20,000 रुपए का 50% कितना बन गया? 10,000 रुपए की लिमिट आपको मिलेगी, इसके ऊपर की लिमिट आपको नहीं मिलेगी जी। हाँ जी, नहीं ले सकते। आपको पहले ही 100% करना है ना, जहां बेनिफिट ज्यादा है। अब सुनना ध्यान से, बच्चा ये बात कह रहा है सर मैं पहले 25% ले लूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहले आपको 100%, ये देखो ना ऊपर, यहाँ पे उसने क्या लिखा है, अगर आप 80G ध्यान से पढ़ते हो, उसने लिखा है कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब उसमें लोअर ऑफ स्टेप 2 and 3 द सेट डिडक्शन इज एडजस्ट फर्स्ट अगेंस्ट डोनेशन 100%। आपको पहले 100% के अगेंस्ट करनी है, देन जो बैलेंस बचेगा उसमें 50% वाली कैटेगरी में लेके जानी है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनने की उम्मीद है। 5 नंबर का सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और आप याद करोगे त्रिशूल बैच के इस क्वेश्चन को कि भाई साहब ये तो वही क्वेश्चन बन गया, कि भाई ये तो हमने क्लास में किया हुआ, अगर किसी बच्चे ने सही ढंग से देख लिया इसको। ठीक है जी। तो ये बहुत ध्यान से दिमाग में लेके चलना कि पहले हमें 100% वाली लिमिट लेके चलनी है, पहले हम वहां यूज करेंगे। अगर कुछ बचेगा तो फिर हम 50% में लेके जाएंगे, पहले 50% वाली लिमिट अब यूज नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो। सर अगर 50,000 की होती, हाँ तो 50,000 की अगर होती की जगह 40 होता, तो 40 को भी 20 पे लेके आते ना। आप मेरी बात समझो, टोटल 60 है। अब टोटल 60 है, 60 में से आपके 40 चले गए। अब जितने भी 50% वाले बचे वो 20 तक, 20 से ऊपर हो ही नहीं सकते।
हाँ, अब बच्चा कहता है सर 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 गाबा सर एक बात सुनो, गाबा सर अगर मान लो, आप पता क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर अगर यहाँ 50 की बजाय अगर यहाँ 10,000 होता, अब 50 की बजाय अगर 10 होता, अब काम सुनना, अब 50 की बजाय अगर 10 होता तो क्या होता, 60 में से 40 चले गए, कितने बचे 20, 20 और 10 लेस कितना है 10, तो 10 का हाफ 5,000 मिलता। नहीं बात समझ में आ रही? अरे एक बात मेरे को बताओ, 60 में से 40 चले गए, अब कितने बचे 20, तो ये 50% वाले बचे ना, तो 50% वाला ये और 10, तो लेस कितना है 10, तो उससे ऊपर तुम देंगे ही क्यों, तो फिर 10 का हाफ निकाल लो, 5,000 मिल जाता। तो सिंपल सी बात है, ये जो मेरी लिमिट बैलेंस बची है, ये लिमिट मेरे बैलेंस मेरी बची 50% के लिए, इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल से, और ये इसमें से लेस आप लेके चलोगे, देन उसका 50% निकालोगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आती है? ठीक है, आई होप आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी अगर आपको 80G थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर भी सर्च करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे, दोनों चैनल के ऊपर आपको मेरा 80G डिटेल में मिल जाएगा, आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी जी। यस प्रशांत, यस बिल्कुल परफेक्ट। क्या इसको लॉक कर दूं, पैक करूं इसको जी, डन करूं? चलो जी ठीक है, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। सर अगर 100% वाला ही 60 होता फिर तो काम ही खत्म हो जाता। आप जितने क्वेश्चन बनाओगे उतने मेरे आंसर होंगे। बच्चा कह रहा है अगर 100% वाला ही 60 होता तो फिर 60 ही मिलती, फिर बाकी मिलती ही नहीं। 50% वाले का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, फिर वो खत्म कर दो बस, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें जी। चलो जी, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं। अगर फिर भी डाउट आ रहा है, एक दो बार ये क्वेश्चन अगर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आओ जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 है सेक्शन 80 जीजी का जी। क्रिस्टल क्लियर बैच है तो क्रिस्टल क्लियर तो होगा ही। आ जाओ, आपको पता है जीएसटी की मैराथन में बस 2 दिन बचे हैं। तैयार हो जाओ बेटा जी, पूरी रात जागना है, ठीक है? और वैसे भी जागते हो तो मैं क्या ही बोलूं। 2-2 बजे तक तो मेन भाई साहब मैं आपको बता दूं, रात की मैराथन में टाइम ही 2 से 4 का है। 2 बजे तुम्हें वैसे ही नींद नहीं आएगी, 2 बजे के बाद तुम्हें झूले आएंगे, और वो झूले मुझे झूले देते हैं। तो इसलिए सारे बच्चे तो फेस टू फेस में आ रहे हैं, आए, बहुत अच्छी बात है, आए, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो फेस टू फेस की वाइब है वो कहीं नहीं हो सकती। बट 2 से 4 का टाइम अगर कोई बच्चा मेरे को सोते, भाई साहब मैं वो लेके आऊंगा लेजर बेजर लाइट, आंखों में घुसा दूंगा। हाँ तो बस ध्यान रखना, मैं और मैं लाल वाली लेके आऊंगा। तुम्हें सोने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। तुम चाहे कुछ भी मन में गालियां देते हो, मेरा क्या है, मेरे को मन वाली गालियां थोड़ा सुन रही, वो तुम्हारा मन बुरा हो रहा है, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, जितना भाई साहब पूरी रात जाग लेना, ध्यान रखना मेरी बात। हाँ, बच्चा कह रहा है मैंने नेस्कैफे का डब्बा मंगा लिया, खाली वो पाउडर पी जाऊंगा। ओ भाई साहब ठीक है, बहुत बढ़िया, रात भर जागेंगे सर जी। चलो सर जी आप मत सोना, मैं कैसे सो जाऊंगा नालायक, मैं तो यहाँ खड़ा होकर बोलूंगा, मैं ऐसे करूंगा, हाँ जी एसटी में तुम्हें याद है आईटी से हमने किया था, ऐसे थोड़ा बोलूंगा नालायक को, ठीक है? नहीं तो मेरा तो कोई सोने का मतलब नहीं है, चाहे मेरे को नींद आई भी होगी तो भी नहीं सोऊंगा मैं। बट तुम्हारा है कि तुम अपना तसल्ली रखना, बस जैसे ही नींद आए तुरंत एकदम खड़ा हो गए, पानी पिया, मुंह धो के आगे, सोना नहीं है बस, ठीक है? उस दिन हम इतिहास रचेंगे, बात समझ आ रही है? इतिहास रचेंगे उस दिन हम 12 घंटे बैठ के। चलो जी आ जाओ फटाफट से आओ जी, एक बार आप क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ फटाफट से। चेक करो क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है जी। 15 देखो, मिस्टर गणेश एक बिजनेसमैन है, ठीक है? मिस्टर गणेश एक बिजनेसमैन है हुज टोटल इनकम जो है बिफोर अलाइंग द डिडक्शन अंडर 80GG फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 4,60,000 रुपए की, ठीक है? हाउस रेंट पे कर रहा है 12,000 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम एट द मुंबई। कंप्यूट द डिडक्शन अलाउेबल टू हिम अंडर सेक्शन 80GG, और अगर उसने ऑप्शन जो लिया वो शिफ्टिंग आउट मतलब डिफॉल्ट स्कीम ली है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दें, सारे के सारे बच्चे आंसर दें। 80GG में डिडक्शन जो मिलती है वो हाउसिंग जो रेंट होता है उसकी मिलती है। अब कितनी मिलती है? पहला, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, पहला जो होता है जितना भी आपने
जितनी भी आपकी टोटल इनकम होती है, एक तो उसका 25%, फिर रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ टोटल इनकम और 5,000 रुपए पर मंथ, यही होता है। अब टोटल इनकम उसने निकाल के दी हुई है, देखो उसने निकाल के दी हुई है 4,60,000, तो 4,60,000 रुपए का 25%, ये हो गया 1,15,000 पहला। फिर दूसरा रेंट पेड कितना है, रेंट पेड 12,000 पर मंथ, तो 12,000 मल्टीप्लाई 12, 1,44,000। 1,44,000 में से 10% कितना आएगा, 46,000 कर दूंगा, तो ये आ गया जी आपका 98,000, और 5,000 पर मंथ कितना आएगा, 60,000। अब सारे बच्चे बोल दो लेस क्या है, तो 60,000 की डिडक्शन मेरे को मिल जाएगी जी। बताओ क्या दिक्कत है यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, नहीं बंद कर दो, मुझे, मैंने तो आपके लिए चलाया है, बंद कर दो, ठंड लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी डन, हाँ बस नीचे कर दो उसको, लॉक कर दें इसको जी। चलो जी, तो 60,000 की हमें यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखो, अगला कोई क्वेश्चन यहाँ पे है तो। अब अगला क्वेश्चन है ये रहा, 80 GGB पर आओ जी। यहाँ पे चेक करो 80 GGB, क्वेश्चन नंबर 16, एक बार फटाफट चेक करो क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 16 सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहाँ पे ध्यान दे लो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जी। वो कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ABC लिमिटेड एन इंडियन कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू ए सम ऑफ 2 लाख रुपए टू एन इलेक्ट्रोल ट्रस्ट एंड, उसने क्या किया फिर, इंकर्ड एक्सपेंडिचर 25,000 रुपए ऑन एडवर्टीजमेंट इन ए ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पहले तो एक बात मैं बता दो, याद आ रहा है पीजीपी का चैप्टर, पीजीपी के चैप्टर में हमने एक सेक्शन किया था, सेक्शन नंबर 37 2B, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में, ब्रोशर में अगर आप एडवर्टीजमेंट करवाते हो तो वो सारे के सारे खर्चे डिसअलाउड होंगे। तो पहली बात तो ये सारे के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। और ये बात रही इसकी, तो इस वाले केस में 2 लाख रुपए आपने दिए हैं, अगर ये अदर देन कैश में है तो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए की आप 80 GGB में डिडक्शन क्लेम कर लोगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम डोनेशन देते हैं तो डिडक्शन मिल जाती है 100%, बस वो अदर देन कैश में होनी चाहिए, वो कैश में नहीं होनी चाहिए। तो इसका 80 GGB के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा जी। देखो 80 GGB आपको बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डिडक्शन जो है एलिजिबल फॉर डिडक्शन 2 लाख रुपए ये, और 25,000 रुपए एक्सपेंडिचर इंकर किए, बट ध्यान रखना 37 2B में ये 25,000 रुपए क्या हो जाएंगे, डिस अलाउड हो जाएंगे, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी 37 2B के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को दी गई जो एडवर्टीजमेंट वाले खर्चे होते हैं वो 100% डिस अलाउड होते हैं, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, ये हमारा सेक्शन 80 GGB है जी। अब इसमें क्वेश्चन ये हमारा एक बैलेंस बचा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपके पल्ले तब पड़ेगा जब आपने सेक्शन 80 JJAA किया हुआ होगा, अदरवाइज आपके पल्ले नहीं पड़ेगा जी क्वेश्चन, ठीक है जी। 80 JJAA एक सेक्शन है, ये वाला क्वेश्चन आपके पल्ले ही तब पड़ेगा। तो एक बार ऐसा करते हैं, पहले 80 JJAA का ना थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, 80 JJAA में क्या होता है पहले वो समझ लो जी, ठीक है जी। अब बस 15 से 20 मिनट हम इस चैप्टर के ऊपर और लगाएंगे, देन फिर हम TDS वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब बस 2-3 क्वेश्चन हमारे बैलेंस बचे हैं, ये चैप्टर हमारा उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और हमने सफिशिएंट टाइम लगा दिया 4 घंटे, और आज का 1 घंटा 5-5.5 घंटे रिवीजन क्लास में लगा दिया। आई थिंक बहुत बड़ी बात है, और इसके बाद भी अगर डाउट है तो इसको दोबारा देखते रहना, और कुछ नहीं कह सकता मैं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सेक्शन 80 JJAA, पहले इसका ओवरव्यू समझो ये है क्या। 80 JJAA एक ऐसा सेक्शन है जो ऑप्शनल वालों को भी मिलता है और डिफॉल्ट वालों को भी मिलता है, इसलिए ना ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला सेक्शन। अब इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि जितने भी आप एडिशनल एम्प्लॉई रखोगे, उस एडिशनल एम्प्लॉय की जो भी कॉस्ट तुम इंकर करोगे, जो कंपनी कॉस्ट इंकर करेगी, उसको 30% की डिडक्शन मिल जाएगी, वो ये बात कहना चाहते हैं। मतलब उसने क्या बोला, उसने यहां पर ये बोला कि वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन असेसी जिसका ऑडिट कंपलसरी है
इंक्लूड एनी प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव फ्रॉम बिजनेस, डिडक्शन मिलेगी इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इंकर्ड इन द कोर्स ऑफ सच बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर वुड बी अलाउड फॉर 3 असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। जैसे मान लो एक पर्सन ने अपनी कंपनी में नए एम्प्लॉय रखे जी। अब अगर आप अपनी कंपनी में नए एम्प्लॉय रख रहे हो, अगर आप नए एम्प्लॉय रख रहे हो तो उसकी जो भी तुम्हारी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आ रही है उसका 30% तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 3 साल तक। मतलब 3 साल में तुम डिडक्शन क्लेम कर लोगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है कि भैया ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी कैसे है, और एडिशनल एम्प्लॉय में किस एम्प्लॉय को मानना है और किस एम्प्लॉय को नहीं मानना। तो सबसे मेन एक बार यहां पे पहले चेक कर लो जी, आपको मैं दिखा देता हूं, इधर देखो ध्यान से जी। यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इस मेन इसको ध्यान से पढ़ लो। अब देखो जी एडिशनल एम्प्लॉय में क्या क्या आएगा जी, चेक करो एडिशनल एम्प्लॉय में क्या क्या आएगा। एन एम्प्लॉय हु हैज बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हुज एम्प्लॉयमेंट हैज द इफेक्ट और of increasing the total number of employee employed by employer on the last day of the preceding year। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम द डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में से बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान से पढ़ना क्या क्या बाहर निकाल रहे हैं। एन एम्प्लॉय हुज टोटल एम्प्लॉयमेंट्स आर मोर देन 25,000 पर मंथ, मतलब जिसकी एक तरह की सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है तो उसको यहां से बाहर निकाल दो। जिसकी सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ तक है तो वही एडिशनल एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में कवर होगा। इसके ऊपर वाले एम्प्लॉय को हम एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे। और या एन एम्प्लॉय फॉर whom द एंटायर contribution इज पेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जो है अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय से बाहर निकाल दो, वो एडिशनल एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। ठीक है, उसके बाद एन एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दो। एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 240 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो एम्प्लॉय 240 डेज से कम काम कर रहा है प्रीवियस ईयर में उसको एडिशनल एम्प्लॉय से बाहर निकाल दो। ये चारों बातें याद करनी बहुत जरूरी है आपके लिए। पहले तो समझो, देखो एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, जिससे हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। मेरे पास 10 एम्प्लॉय थे, 10 से 11 हो गए, दैट इज 1 एम्प्लॉय इज माय एडिशनल एम्प्लॉय। बट गवर्नमेंट ने बोला उस 1 को एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, हम एडिशनल एम्प्लॉय में क्या कवर नहीं करेंगे। पहला, अगर उसकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज्यादा है। दूसरा, अगर उसका जो पेंशन फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सारा गवर्नमेंट पे कर रही है तो नहीं मानेंगे। तीसरा, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है। और चौथा, फिर अगर वो 240 डे से लेस काम कर रहा है वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इन सबको छोड़ के बाकी सब एम्प्लॉय एडिशनल एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। अब आगे पढ़ना, उसने क्या लिखा है। इन केस ऑफ असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपरेल और फुटवियर, तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही है 150 डेज। बाकी सब केस में 240 डेज है, बट अगर वो इस केस में काम करेगा फुटवियर या अपने जो कपड़े होते हैं, अगर वो उस बिजनेस में काम कर रहा है या अगर काम कर रहा है वो फुटवियर वाले केस में, तो 150 डेज वाली कैटेगरी करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब आगे देखो, इफ एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लेस देन 240 डेज और 150 डेज एज द केस में बी, बट इज एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड 240 days or 150 days as the case may be in the immediately succeeding year, he shall be deemed to have been employed in the succeeding year. Accordingly, the employer would be entitled to deduction 30% of additional employee cost of such employee for 3 years from succeeding year। बताओ कहना क्या चाह रहे हैं, बताओ कहना क्या चाह रहे हैं। और बताओ जी, एक बार पढ़ो क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं इफ एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 240 और 150 डेज एज द केस में बी, बट इज एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड ऑफ 240 and 150 डेज एज द केस में बी इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर, ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एम्प्लॉयड इन द सक्सीडिंग ईयर। अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर वुड बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ सच एम्प्लॉय फॉर द 3 ईयर फ्रॉम द सक्सीडिंग ईयर। क्या कहना चाह रहे हैं?
मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर पिछले साल कम है, इस साल आपका पूरा हो गया, तो भी वो डिडक्शन लेने के एलिजिबल है। आप ये नहीं कहोगे वो डिडक्शन खत्म हो गई है, क्योंकि पिछले जो उसके एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट होगी उसके लिए वो एलिजिबल है, डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। बस ये पर ध्यान दो जी। अब यहाँ पे ध्यान सुनना जी, अब यहाँ पे ध्यान सुनना, एक बार अब यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। बातचीत बिल्कुल बंद कर दो यार, बातचीत बिल्कुल बंद कर दो, बातचीत करने का यहाँ पे टाइम नहीं है जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। पहले तो यहाँ पे एक बार चेक करो, सबसे पहले देखो जी यहाँ पे जी। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है मिस्टर ए हैज कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर ऑन द 1 अप्रैल 23। ही इज एम्प्लॉई 350 न्यू एम्प्लॉय, 350 नए एम्प्लॉय रखे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। द डिटेल ऑफ होम आर एज फॉलोज। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय 75, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1/4/23, रेगुलर एम्प्लॉई है, मंथली सैलरी जो है वो 24,000 है। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 1/5/23 है, यहाँ पे रेगुलर है, यहाँ पे 26,000। इसको तो बाहर निकाल दो, 26,000 वाला तो बाहर निकाल दो जी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 50 है, 1/8/23 है, कैजुअल है, 24,500 है, 100 है, 1/9/23 है, रेगुलर है, 24 है। ठीक है, अब कह रहा है रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट। अब कैजुअल एम्प्लॉय नहीं कर रहा तो ये भी बाहर हो जाएगा जी। ये दोनों एम्प्लॉय जो है बाहर कर दो। एडिशनल एम्प्लॉय से बाहर हो गए ना, एडिशनल एम्प्लॉय से कौन बाहर होगा? जिसकी सैलरी 25 से ऊपर है वो बाहर निकाल दो, और जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा वो बाहर निकाल दो। अब कितना सिंपल बन गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये वाला बाहर निकाल दिया आपने, और ये वाला बाहर निकाल दिया। अब दोनों बाहर निकाल दिया तो आपके बच्चे कौन से हैं? अगर आप काउंटिंग करोगे तो यहाँ पे 350 है ना, तो 350 में से एक तो आपने बाहर निकाल दिया, कौन सा? 125 वाला। ये इतने एम्प्लॉय बाहर निकल गए, और ये कितने बाहर निकल गए? 50। अभी सुनो और ध्यान से, अभी ध्यान सुनो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बताओ मुझे, ये जो है डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी आ रही है 1/9/23। अब अगर 1/9/23 यहाँ पे निकल के आ रही है, और यहाँ पे हमें करना है इफ द प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर दैट 75 लाख, टोटल टर्नओवर इतनी है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर ए कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवियर 1/4/23। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहले तो हमें ये देखना है कितने एम्प्लॉय ने यहाँ पर कितना काम किया। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एडिशनल एम्प्लॉय से हम कौन कौन से लोग बाहर निकालते हैं? पहला कौन सा लोग बाहर निकालते हैं? जिसकी 25,000 से ऊपर हो। दूसरा, जिसका गवर्नमेंट पेड करेगी पेंशन। तीसरा, जो आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट। चौथा, जिसने 240 से कम काम किया हो। अब अगर यहां पे अगर मैं बात करता हूं 1 सितंबर 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक, इसने अगर आप चेक करोगे 240 दिन से कम काम किया। नई बात समझ में आ रही भाई? 1 सितंबर 23 को उसने काम किया, तो 1 सितंबर 23 से 31 मार्च 24 लेस देन 240 है ना, तो ये एम्प्लॉय भी एडिशनल एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा। क्या आपको मेरी बातें पल्ले पड़ रही हैं? तो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा, जो एडिशनल एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, उन्हीं की कॉस्ट की डिडक्शन मिलेगी। तो पहले चेक करो एडिशनल एम्प्लॉय में कौन कौन नहीं आ रहा। अब यहाँ पे बाहर देखो जी, 350 में से क्या रह गया? आपने 125 बाहर निकाल दिया, आपने 50 बाहर निकाल दिया, आपने 100 बाहर निकाल दिया। कितने बचे? सिर्फ 75 एम्प्लॉय जो हैं आपके, वही तो एडिशनल बचे हैं बस। अब यहाँ पे चेक करना कितना आ रहा है, 24,000 मल्टीप्लाई 12 महीने और मल्टीप्लाई 75 एम्प्लॉई हैं, कितनी एडिशनल कॉस्ट आ रही है जी? तो 24,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 75, तो ये आ रही है आपकी, मेरे ख्याल से कितनी आ रही है? 2,16,00,000। ठीक है, इसका 30% आप निकाल लो, कितना आएगा? 64,80,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलनी है। बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो डिडक्शन, ये लो जी, 64,80 आ रहा है। और चेक करोगे यहाँ पे देखो 350 में से ये तीनों बाहर निकाल दिए, और ये आपका 75 बचा, तो 75 के बेस पे कैलकुलेशन है जी। क्या इसको पैक कर सकता हूँ जी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ना लाइटली मत लेना। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ करा रहा हूँ उसको मैं फिर प्रैक्टिस सेशन में नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेशन में अलग कराऊंगा, ये मत सोचना कि दोबारा होंगे, ये अंतिम चल रहा है बस। अब प्रैक्टिस सेशन में कुछ और बढ़िया क्वेश्चन हम करेंगे जो मेरे 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो हमने यहाँ कर लिया उसको बार बार करने का फायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट वाली बात है। हाँ, जो मेरे को लगेगा इसमें से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
कि जो पक्का बन नहीं सकता उसको हम, जैसे मान लो ये वाला है, ये मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है ना। जो मेरे को लगेगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो हम करेंगे, उसके अलावा भी हम काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे, जो 25 तारीख से हमारे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। सर जी 100 को हमने बाहर क्यों निकाला? प्रेरणा 100 को हमने बाहर इसलिए निकाला क्योंकि उसने जो काम किया वो 240 डेज से कम काम किया। अब 240 डेज से कम काम किया है तो वो एडिशनल एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं है, क्योंकि एडिशनल एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में ये लोग जो है वो कवर नहीं होते। देखो लिखा है ना, अगर आपने 240 डेज से कम काम किया है तो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं हो। तो सितंबर से 31 मार्च, अब सितंबर से 31 मार्च उसने काम किया तो लेस देन 240 डेज बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहां से बाहर हो गया जी। राजीव 44 AB का ये है कि डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आपका 44 AB में ऑडिट कंपलसरी है। अगर आपका ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो 80 JJAA का बेनिफिट आप ले ही नहीं सकते। आपकी कंडीशन ही यही है कि आपका ऑडिट कंपलसरी होना जरूरी है जी। ठीक है, चलो अब इसको पैक कर देते हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है हमारा। अब ये हमारा पैक हो गया जी। उसके बाद फिर क्वेश्चन हमारा एक हमारा ये बैलेंस बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिंपल सा है, और एक हमारा 80 TTA वाला क्वेश्चन ये वाला है, और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी बैलेंस बचा है। ऐसा करता हूं हम 20 कर लेते हैं बस, ठीक है ना, उसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बाकी एक दो क्वेश्चन आप एक बार सेल्फ ट्राई कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं ना, पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं डिडक्शन, मतलब डिडक्शन का, फिर हम टीडीएस करेंगे। तो एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 को जितना हो सकता है उतना इंपोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 में काफी सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी और पूरा चैप्टर एक तरह से आपका रिवाइज हो जाएगा जो भी तक हमने पढ़ा है। आ जाओ जी, आ जाओ मेरे यारों, आ जाओ मेरे नालायकों, फटाफट से आ जाओ। सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोक दिया करो भाई, और तुमने कमेंट करने बंद कर दिया। और पता कमेंट कैसे करते हैं? इनका हाथ दुखता है, तुम्हारा तो हाथ दुखता ही है, तुम्हारा तो बिल्कुल खत्म, ना लाइक ना कमेंट, बिल्कुल बस फेस टू फेस आए चले गए, आए चले गए, ना कोई ऐसे से कराए अपनी दुनियादारी। तो तुम्हारे साथ तो कोई बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। तो इनकी बात अगर मैं करता हूँ, ये कमेंट कैसे करते हैं? ऐसे एक दिल बना देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, एक बच्चे कल देखो, कल कमेंट लिखा TN, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया क्या लिखा है। अब TN का मतलब मेरे को समझना पड़ेगा, डिक्शनरी पता नहीं आजकल तुम शॉर्ट फॉर्म यूज करते होंगे कुछ। बड़े हाथ दुखते हैं इनके भाई साहब, इनको डॉक्टरों के पास लेके जाना पड़ेगा नालायकों को। और वैसे तुम्हें थाना थाया नहीं थाया, 3-3 पेज के तो मैसेज अपनी कहानियां लिख डालोगे भाई साहब। ठीक है, चलो आ जाओ। और बाकी के सेक्शन तन्नू, बाकी के सेक्शन अब हो तो गए साथ साथ। अब कौन से बचे? 80 GB तुम्हें करा दिया, 80 JJAA भी करा दिया, अब तो कोई बचा ही नहीं ऑलमोस्ट। तो बाकी हमने कल कंप्लीट कर ही लिए थे। 80 QQB और 80 RRB जो रॉयल्टी का है, उसमें जितनी भी आपको रॉयल्टी मिलती है और 3 लाख रुपए विच एवर इज लेस, उतने की आपको डिडक्शन मिलती है 80 QQB और 80 RRB के अंदर। और अगर रॉयल्टी आपको लमसम मिल रही है तो जितने की भी आपने बुक्स बेची हैं उसका 15% तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 80 QQB के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब आ जाओ फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब इधर सुनो ध्यान से, अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ना बहुत ध्यान से। कह रहा है मिस्टर गुरनाम, एज 42 साल, एज 42 साल, ठीक है, हैज सैलरी इनकम कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड मतलब डिडक्शन माइनस नहीं करनी, कंप्यूटेड है 5,50,000 रुपए फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24। ही हैज अर्न इंटरेस्ट 14,500 ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गुरनाम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज्यूमिंग ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, मतलब डिफॉल्ट स्कीम ली है। ठीक है, उसने बोला आगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन कैश अमाउंटिंग टू 25,000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो भाई डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, तो डिपेंडेंट पेरेंट्स का तो 80C में मिलता ही नहीं है। चेक करो, पेरेंट्स 80C में आते ही नहीं है। पेरेंट्स कौन कौन आता है? मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। पेरेंट्स 80C में कवर ही नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया। कह रहा इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ली इस दिन ली है, सब मैं शॉर्ट इतने का है, तो भैया मैं क्या करूं? 80C का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा इस केस में, क्योंकि 80C का बेनिफिट जो है वो पेरेंट्स वाले केस में नहीं मिलता। बस ये पर ध्यान दो। अगले पॉइंट पर आओ।
फिर वो कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 19,500 पे किया, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मेजर सन, ये तो आएगा, हु इज नॉट डिपेंडेंट, कोई बात नहीं, डिपेंडेंट हो या ना हो, सम एश्योर्ड जो है वो है 3.5 लाख, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 30/3/12, 30/3/12 मतलब 1/4/12 से पहले, तो 1/4/12 से पहले क्या लिमिट थी, सम एश्योर्ड का 20% और प्रीमियम भी चेवर इज लेस, तो इसका 20 कितना बनेगा 70,000 और 19,500 लेस क्या बनेगा 19,500, तो ये निकल के आ गया आपका। अगले पर आओ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसने 22,500 का इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ, अच्छी बात है, और लिया 8/9/19 को, सम एश्योर्ड 20 है, तो 8/9/19 मतलब 10% और प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस, तो 20,000 और 22,500 लेस क्या बनेगा 20,000, तो ये आ गया जी 80C और ये भी 80C, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले पॉइंट पर आओ, फिर वो कह रहा है प्रीमियम पे किया 26,000 चेक हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ एंड स्पाउस, अब वहां पे लिमिट कितनी है 25 की, देखो कितना इजी बन गया यार चैप्टर, मेरे अकॉर्डिंग तो दिमाग में फटाफट से क्लिक कर रहा है, अब तुम्हारे नहीं कर रहा मुझे नहीं पता। आगे 1,500 रुपए दिया कैश फॉर हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड 4,500 रुपए दिया चेक इन द फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर पेरेंट्स। अब एक बात बताओ, 1,500 दिया हिज, तो ये तो मिलेगा नहीं क्योंकि 25 की लिमिट पूरी हो गई, ये 4,500 वाला मिल जाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स के लिए लिमिट है ना 25 की, वो तो बची है पूरी, उसके पेरेंट्स की तो लिमिट भाई पूरी बची है, नहीं बची, बची है, तो 4,500 रुपए पेरेंट्स वाला 80D में वो क्लेम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 80D में कितना क्लेम कर लेगा 4,500 रुपए। आगे देखो फिर अगला, अगला वो कह रहा है इंटरेस्ट पे क्या 6500 रुपए लोन लिया MBA के लिए, तो भैया 80E में 6500 रुपए क्लेम कर लेगा। अगले पर आओ जी, ए सम 5,000 डोनेशन इन कैश टू इंस्टीट्यूट अप्रूव फॉर द पर्पस ऑफ 80G ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो क्या इसको डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या इसको 80G की डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, फटाफट से बोल दो यस या नो। नहीं, पेमेंट कैश में की है, अब अगर कैश में किया 2,000 से ऊपर कैश पे किया आपने, डिडक्शन मिलनी नहीं है। नहीं बात समझ में आ रही भाई, 80G में 2,000 रुपए की लिमिट है, अगर आप कैश में करोगे 2,000 से ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिली, इसने 5,000 रुपए कैश में किया तो ये लिमिट आपको मिलनी ही नहीं है, इसको यहां से हटा दो। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आना, बताओ क्या हो गया। देखो यहाँ पे अब इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे 5.5, 14,500 इंटरेस्ट, ये आ गया। फिर देखो डिडक्शन 80C में 19,500 और 20 उसके खुद की 39,500, 25 हो गया 80D में वो, ठीक है, और देखो 45 29,500 और 80E में 6500 और 80TTA जो सेविंग का इंटरेस्ट है 10,000 रुपये उसकी होगी। चेक करो 80G कहीं पर भी नहीं है क्योंकि उसने कैश में दिया डोनेशन, तो ये सारी आप डिडक्शन आ गई, इतनी आपकी टोटल इनकम आ गई। बताओ फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके सामने है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है जिससे आपका दिमाग खुल सकता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जी, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और उसने फिर यहाँ पे वर्किंग नोट बना रखे हैं, डिडक्शन कैसे कैसे मिलेगी इस तरह से। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे देखो 80G उसने वही बोला 2,000 से ऊपर है, कैश में है, तो आप 80G क्लेम नहीं कर सकते, ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या चीज 14,500 कौन सा, वो तो 14,500 ऐड किया, ये रहा इंटरेस्ट है ना, अदर सोर्स की इनकम है। डन, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो जब मैं फाइनली इसको पैक कर रहा हूं जी, अब एक बार खुद अपने तरीके से रिवीजन कर लेना इन सब की। तो फाइनली अब जाके हमने डिडक्शन जो है खत्म कर दिया, अब हम अगले टॉपिक पे आने जा रहे हैं जो टॉपिक हमारा TDS और TCS का। ठीक है जी, एक चैप्टर तो डिडक्शन का है जो याद करना बहुत जरूरी है, उसमें काफी सारी लिमिट्स हैं, और दूसरा चैप्टर है TDS और TCS का। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है 80 QQB, अंकित मैं बता चुका हूं 80 QQB के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है रॉयल्टी की, जितनी आपको रॉयल्टी मिल रही है उतनी, और 3 लाख रुपए विच एवर इज लेस। और अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिल रही है तो जितने की आपने बुक्स बेची हैं उसका 15% तक की आपको डिडक्शन मिलती है, उसके ऊपर की नहीं मिलती। और अगर रॉयल्टी आप बाहर से मिल रही है तो फिर 30 सितंबर तक जितनी पेमेंट इंडिया में आ जाएगी उतने की ही डिडक्शन मिलेगी, उसके ऊपर की नहीं मिलेगी। ये 80 QQB के अंदर है। 10AA हम PGP के अंदर कर चुके हैं जी, 10AA हम PGP के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सुदर्शन बैच के अंदर। जब हम PGP रिवाइज करेंगे तब हम 10AA करेंगे, 10AA अभी नहीं करेंगे। चलो जी, अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब यहां पे आ जाओ जी।
अब जो चैप्टर हमें रिवाइज करना है, थोड़ा सा मैं स्पीड फास्ट लेके चलूंगा जी, ध्यान रखना। अब जो चैप्टर हमें रिवाइज करना है, वो चैप्टर हमें रिवाइज करना है जी टीडीएस का, और चैप्टर हमें रिवाइज करना है टीसीएस का। ठीक है, एक ये चैप्टर हमारा बच्चा छोटा, एक चैप्टर हमारा बचा हुआ छोटा सा रिटर्न ऑफ इनकम, एक चैप्टर हमारा बचा हुआ एडवांस टैक्स, और एक चैप्टर हमारा बचा हुआ एएमटी। ये चैप्टर छोटे छोटे हमारे बैलेंस बच्चे, तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 20। अब 16 को तो हमारी मैराथन ही है, तो 16 और 17 को तो हमारी क्लास वैसे ही नहीं है, 16 17 का हमारी क्लास नहीं है। ठीक है, तो 18 19 20, ठीक है 18 19 20, तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 20 तारीख को हम ये सारा पैक कर देंगे। ठीक है, 20 तारीख को हम सारा पैक कर देंगे। 21 तारीख से हम 5 हेड की त्रिशूल बैच में रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे 5 हेड ही मोटे मोटे बचेंगे जिसके हमें रिवीजन करनी है। और सबसे पहले मैं रिवाइज कराऊंगा उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, जो हमारे सुदर्शन बैच में नहीं हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने सुदर्शन बैच देखा है, तो डिटेल में हमने बहुत पढ़ा है, तो पीजीपी कैपिटल उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, और 16 को हमारी जीएसटी की मैराथन है। 23 तारीख को जो मेरी मैराथन होगी, वो मेरी मैराथन होगी इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स की मैराथन 5 हेड की नहीं होगी, वो इन्हीं चैप्टर की होगी जो हमने त्रिशूल बैच में की है, ताकि ये और अच्छे से मजबूत हो जाए। ठीक है ना, फिर उससे अगली मैराथन जो होगी वो आपकी दिसंबर के नहीं 30 तारीख को नहीं होगी, दिसंबर की 7 तारीख को होगी, 7 दिसंबर को। उसके अंदर हम करेंगे 5 हेड की रिवीजन। ठीक है, तो 3 मैराथन हमारी होनी है, मतलब ये मान के चलो कि 16 जो हमारी जीएसटी है, पूरा जीएसटी में उस दिन पैक कर देना है, 16 23, और 23 के बाद आई थिंक फिर 7 दिसंबर है जो है। ठीक है जी, और हो सकता है कि आपकी एक मैराथन जो हो वो अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे सिर्फ लाइव होगी, वो इस चैनल पे लाइव नहीं होगी, वो मैं बता दूंगा आपको इनकम टैक्स की कौन से वाली होगी। तो सारे के सारे बच्चे वहां पहुंचे। बात तो एक ही, हमें पढ़ने से मतलब है। ठीक है ना, कहाँ कहीं भी लाइव हो रही हो मैटर वो नहीं करता। ठीक है, तो एक जो मैराथन होगी वो उस चैनल के ऊपर लाइव होगी, वो 23 तारीख वाली होगी या 7 तारीख वाली होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट 16 तारीख वाली हमारी यहीं पे लाइव होगी, तो सारे बच्चे यहीं पे कनेक्टेड होंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो 3 मैराथन हमारी आनी है। ठीक है, चलो अब फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे आओ, अब चैप्टर हम कर रहे हैं टीडीएस और टीसीएस। इसका ना पहले थोड़ा सा ना बेस समझो, ये है क्या। बेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर को बच्चे रट तो लेते हैं, बट थोड़ा सा ना जब तक बेस समझ में नहीं आएगा, ये चैप्टर समझने में मुश्किल होगी। तो एक चैप्टर जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं, वो चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं टीडीएस का। इसकी फुल फॉर्म बताओ पहले क्या है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो है वो हमारा है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मतलब या तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, ये दोनों चीजें जो हैं ये इनकी फुल फॉर्म निकल के आ रही है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब देखो, 2 वर्ड इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। अगर आप चेक करोगे, टैक्स सेम है, ये सेम है, एट सेम है, एट सेम है, सोर्स सेम है, सोर्स सेम है। फर्क जो निकल के आ रहा है, फर्क बस ये निकल के आ रहा है कि यहां पे आपका डिडक्शन वर्ड है और यहां पे आपका कलेक्शन वर्ड है। ये दोनों फर्क आ रहे हैं, इन दोनों फर्क को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें चैप्टर समझ में आएगा। सर जब मैं डिडक्शन की बात करता हूं तो डिडक्शन का मतलब क्या। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, तो जब मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं तो कौन सा आदमी हम दोनों में से डिडक्शन कर सकता है। मतलब डिडक्शन का मतलब क्या था, डिडक्ट। डिडक्ट का मतलब क्या है, जिसको पैसे मिल रहे हैं वो डिडक्ट करेगा या जो पैसे दे रहा है वो डिडक्ट करेगा। लॉजिकली समझना, रटना नहीं है कि हाँ भाई हम रट के बैठे हैं। मैं अभी बिल्कुल रेगुलर बैच की फॉर्म में चल रहा हूं, फिर मैं आगे स्पीड बढ़ा दूंगा। अभी बेस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, तो इस 100 में से कुछ डिडक्ट करना है, तो डिडक्ट कौन करेगा, जिसको पैसा मिल रहा है वो या जो पैसा दे रहा है वो। जो दे रहा है ऑब्वियस सी बात है भाई, डिडक्शन की बात तो वही आएगी ना। डिडक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं, तुमने कहा भाई साहब 10 रुपए काट के दे देना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने तुम्हें जो है वो 100 रुपए देने हैं,
तुमने मुझे 10 रुपए देने हैं, तो अब डिडक्शन किसकी होगी? 10 रुपए की। तो मैं बोलूंगा ले 90 रुपए पकड़ ले, 10 रुपए तेरे मैंने डिडक्ट कर लिए। तो 10 रुपए कर लिए डिडक्ट, ये बात क्लियर होगी। तो डिडक्शन जो करेगा, अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ, डिडक्शन जो करेगा हमेशा पैसा देने वाला करेगा, पैसा लेने वाला कभी नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर पैसा देने वाला करेगा तो पैसा देने वाला कौन होता है? सेलर होता है या बायर होता है? पैसा देने वाला कौन होगा? मतलब सेलर होगा। पैसा देने वाला सेलर होगा, बायर होगा? भाई मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूं तो पैसा भी मैं तुम्हें दूंगा, या बायर पैसा देगा? बायर। तो पैसा देने वाला कौन है? बायर। तो पेमेंट अगर बायर करेगा तो टैक्स भी तो बायर ही काटेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दो लोग यहां पे हैं? अच्छा, क्या मैं बायर को पेयर कह सकता हूं? क्या मैं बायर को पेयर कह सकता हूं? क्या मैं सेलर को पेई कह सकता हूं? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, पहली बात तो ये समझो, पूरे चैप्टर में दो लोग हैं जिनके इर्द गिर्द चैप्टर चलेगा। इन दोनों के अलावा, इन दोनों पर्सन के अलावा ना इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है भाई। एक बंदा जो है, एक बंदा है, उसको हम बोलते हैं पेयर, इसको आप बायर भी कह सकते हैं, इसको आप डोनर भी कह सकते हैं, इसको आप पैसा देने वाला भी कह सकते हैं। और दूसरा बंदा जो सामने खड़ा है उसको आप पेई कह सकते हैं, उसको आप सेलर कह सकते हैं, उसको आप डोनी कह सकते हैं, उसको आप पैसा लेने वाला कह सकते हैं। ये दोनों दिमाग में अपने बिठा लोगे तो टीडीएस तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा। तो पहली बात तो ये समझो डिडक्शन। अब दिमाग में क्लिक करो, डिडक्शन। डिडक्शन मतलब डिडक्ट। डिडक्ट कौन करेगा? जो पैसा देगा। देने वाला कौन होगा? बायर। बायर मतलब पेयर। पेयर मतलब डोनर। डोनर मतलब जो पैसा देगा। ये हो गया टीडीएस का पॉइंट। फिर अब जिसको पैसा देना है वो सामने वाला बंदा हो गया सेलर, वो हो गया पेई, वो हो गया डोनी, वो हो गया पैसा लेने वाला। ये दो लोग आपके सामने यहां पे निकल के आ रहे हैं। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है भाई, जब यहां पर ये पर्सन जो है वो इसको पैसा देगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पर्सन जो है वो टीडीएस काटने की बात करेगा। और टीडीएस कटेगा किसका? सामने वाले बंदे का कटेगा। बस ये पर ध्यान दो भाई। काटने वाला कौन होगा? पेयर। किसका कटेगा? पेई का। तो टीडीएस काटने वाला पेयर है और टीडीएस जिसका कटेगा वो सामने वाला पेई है। बस ये पर ध्यान दो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो काटने और काटने से अपने दिमाग को अपना शांत रखें। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके कट के और कटाने के नाम पे आपके दिमाग में कुछ और चलता है कि तेरा कट गया, तेरे नहीं कटा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पढ़ कुछ अलग रहे होते हैं, दिमाग में कुछ थॉट्स लगाते हैं, फिर तुम्हारे को देख के मेरे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर टीडीएस कटने कटाने की बात हो रही है और कुछ कटने कटाने की बात यहां पे नहीं हो रही है। जो तुम प्रैक्टिकल लाइफ में काटते हो उसका छोड़ो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? अच्छा, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ। हाँ, बच्चा कह रहा है हैशटैग कटेगा। सुनो ध्यान से, भी कटवा रहा हूं तुम्हारा मैं। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, अब यहां पे एक बंदा जो हो गया, ये बंदा हो गया पेयर, और ये बंदा जो हो गया पेई। ये बंदा हो गया पेयर और ये बंदा हो गया पेज। ठीक है जी? अगर ये बंदा पेयर है और ये बंदा पेई है, तो अगर पेयर पेई को पेमेंट करेगा तो ये बंदा टीडीएस काटेगा और इसका टीडीएस कटेगा। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट, क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये बंदा टीडीएस काटेगा और उसका टीडीएस कटेगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, हाँ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि ये बंदा टीडीएस काटेगा, इसका टीडीएस कटेगा, ये बात तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है टीसीएस। टीसीएस में एक वर्ड आ रहा है कलेक्शन। टीसीएस में एक वर्ड आ रहा है कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन कौन करेगा? पैसा देने वाला या लेने वाला? दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ कि मैं तुम्हें 100 भाई साहब बंदे ने 100 रुपए दे दिए। ये जिसने भी 100 रुपए दिए भाई, ना दो 100 रुपए। ठीक है, जिस दिन तुम कमाओगे उस दिन देने की बात करना। अभी तो किसी और के पैसे तुम मुझे दे रहे हो और होपफुली घर वालों के दे रहे हो जी। ठीक है, तो ये मत करो ऐसा। ठीक है जी? चलो अब इधर आओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से। नालायक को पढ़ लो और पढ़ के अपना कुछ बनो आगे, वही हमारा है। हमारे पास तो डिग्री आ चुकी है, ठीक है ना? हम तो सब डिग्री लेके बैठे हैं। तो बस हमें यह है कि तुम्हारे पास डिग्री आ रही है, जितनी जल्दी ले लोगे उतना आपके लिए सबके लिए अच्छा होगा जी।
सर ये सबका कटेगा एक दिन, हाँ सबका कटेगा बेटे, अभी तेरा कट रहा है, इधर देख ले, अभी तेरा टीडीएस कट रहा है टेंशन ना ले, इनको बड़ी टेंशन है, सबका कटेगा, सबका कट चुका है। इधर सुनो ध्यान से नालायको, इन बातों से उठ के, तभी तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, जब तुम्हें प्रोविजन समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि तुम कनेक्ट कहीं और से कर लेते हो। हाँ सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये निकल के आ गई, उसमें वर्ड था डिडक्शन। डिडक्शन मतलब पैसा देने वाला, पैसा देने वाला डिडक्ट करेगा। कलेक्शन मतलब क्या है, कलेक्शन सोच के बोलना, कलेक्शन कौन कर रहा है, कलेक्शन कौन कर रहा है, सेलर या बायर। बायर पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, सेलर को, तो कलेक्ट कौन कर रहा है, सेलर। तो टीसीएस है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब कलेक्शन एट सोर्स का मतलब कलेक्शन करेगा सेलर, मतलब जब बायर सेलर को पैसा देगा तो उसके साथ में एक टैक्स भी देगा जो सेलर उससे कलेक्ट करेगा, और वो कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को देने जाएगा। तो दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला कि भैया मैं मान लो बायर हूं, तुम सेलर हो, तो मैं जब तुम्हें पैसे दूंगा उसके साथ में मैं तुम्हें एक टैक्स भी दूंगा, तुम मुझसे वो टैक्स कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को देने जाओगे, उसको टीसीएस बोलते हैं। तो टीडीएस कटता है और टीसीएस कलेक्ट होता है। टीडीएस बायर के हाथ में है, टीसीएस सेलर के हाथ में। टीडीएस पैसा देने वाला काटता है, टीसीएस पैसा लेने वाला कलेक्ट करता है। तो इन दोनों के इंसान अलग अलग हैं, बच्चों को यही पल्ले नहीं पड़ता। पहली बात तो होता क्या है, टीडीएस टीसीएस, टीडीएस टीसीएस, टीडीएस, बच्चों को सेम ही लगता है कि नाम थोड़े बहुत अलग अलग होंगे, बट आपके दिमाग में क्लैरिटी चाहिए, बहुत अलग अलग है, इन दोनों में कहीं क्लैशिंग ही नहीं है। एक पेमेंट करने वाले के हाथ में, एक पेमेंट लेने वाले के हाथ में। एक पेमेंट करने वाला काट रहा है, एक पेमेंट लेने वाला कलेक्ट कर रहा है। एक पेमेंट करने वाला जिसने काटा वो गवर्नमेंट को दे के आ रहा है, और जिसने कलेक्ट किया वो भी गवर्नमेंट को दे के आ रहा है। दोनों के इंसान ही अलग अलग हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है नहीं? तो सिंपल सी बात है, एक पर्सन, एक जो टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट है वो पेमेंट करने वाले के लिए है, और जो टीसीएस वाला कॉन्सेप्ट है वो पेमेंट लेने वाले के हाथ में लगता है। तो दोनों के चैप्टर अलग अलग हैं, दोनों के प्रोविजन बिल्कुल अलग अलग हैं, ये दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ जी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, सर ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर क्यों आई? उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट को इमीडिएट पैसा चाहिए। सर इमीडिएट पैसा चाहिए, पैसा कैसे आएगा बताओ भाई? गवर्नमेंट कह रही है बजट, बजट में इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़ रुपए यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अब पैसा आएगा कहां से? तो गवर्नमेंट ने उस केस में क्या बोला कि फिर हम यहां पर एक चैप्टर लेकर आ रहे हैं टीडीएस का, कि जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तुरंत पेमेंट के टाइम पे हम तुम्हारा टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, बाद में तुम एडजस्ट कर लेना। याद करो वो 18 स्टेप, अगर तुम्हें 18 स्टेप्स वो याद आ रहे हो, जब तुम्हारा टैक्स निकलता है उसमें से माइनस करते हो जो टीडीएस और टीसीएस तुम्हारा पहले कट चुका होता है। अब जो टीडीएस टीसीएस पहले कट चुका है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, अब फॉर एग्जांपल मैं अल्टीमेट सी में सीए वाली क्लासेस ले रहा हूं, तो वहां से जब मुझे पेमेंट मिलती है मेरा टीडीएस कट जाता है, मेरा टीडीएस कट जाता है। जब मैं अपनी रिटर्न भरता हूं तो जो टीडीएस मेरा कट चुका होता है वो माइनस कर देता हूं, नेट टैक्स पे कर देता हूं। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि टीडीएस जो होता है जब पेमेंट करते हैं उसी टाइम पर गवर्नमेंट कुछ टैक्स काट के जमा करवा देती है, फिर बाद में वो एडजस्टमेंट हो जाती है। सेम केस टीसीएस वाले केस में भी है। तो बच्चा कहता है सर एक बात मेरे को बताना, तो क्या हम इसको यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि आज जो भी पेमेंट होती है हर पेमेंट पे टीडीएस कटता है? आंसर इज नो। अब मैं आ रहा हूं जी, अब ध्यान सुनना, टीडीएस का थोड़ा बेस समझो क्या है, गवर्नमेंट क्या करे, सुनो सुनो। गवर्नमेंट ये बात कहती है, पूरे टीडीएस का क्रक्स बता रहा हूं मैं तुम्हें, पूरे टीडीएस का क्रक्स बता रहा हूं। गवर्नमेंट ये बात कहती है, साथ साथ बोलने की कोशिश करना मन ही मन में जो मैं बोल रहा हूं। गवर्नमेंट ये बात कहती है, अगर कोई, गवर्नमेंट कहती है अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन, अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी स्पेसिफाइड पर्सन को किसी स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा, अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी स्पेसिफाइड पर्सन को किसी स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा, तो ये स्पेसिफाइड पर्सन अगर ये स्पेसिफाइड सम एक स्पेसिफाइड
लिमिट से ज्यादा है। अगर ये स्पेसिफाइड सम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो ये स्पेसिफाइड पर्सन इस स्पेसिफाइड पेमेंट पर स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काटेगा और स्पेसिफाइड डेट पर जमा करवा देगा। लो जी, ये क्रक्स है, ये पूरा क्रक्स है जो यहां पे लिखा हुआ है। दोबारा से मैं एक बार बोलना चाहता हूं क्या कहना चाह रही है, फिर इसको वन बाय वन समझेंगे है क्या। कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी स्पेसिफाइड पर्सन को स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा और वो स्पेसिफाइड सम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन जो पेमेंट करने वाला होगा वो एक स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काट के स्पेसिफाइड डेट पर गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ये पूरे टीडीएस का क्रक्स है। अब इसको वन बाय वन पकड़ते हैं। सबसे पहले मैंने बोला अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन मतलब हर बंदा टीडीएस काटने के एलिजिबल नहीं है, ये स्पेसिफाई किया जाएगा अलग अलग सेक्शन में, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में स्पेसिफाई किया जाएगा। जैसे अब उसमें पता क्या लिखा होगा, जैसे बहुत सारे सेक्शन में क्या लिखा है, इंडिविजुअल और एचईएफ जब पेमेंट करते हैं तो वो टीडीएस नहीं काट सकते जब तक उनका ऑडिट कंपलसरी ना हो, मतलब जब तक उनकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर ना हो। जैसे आज एक बात बताओ, अगर मैं अपनी बात करता हूं, मैं अगर मान लो शिवानी मैम को यहां पर अपने एक पेमेंट कर रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मेरे सीएस के अंदर वो एज ए फैकल्टी काम कर रही है, मैं उनको पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट प्रोफेशनल फीस है, 30,000 से ऊपर है, मैं टीडीएस काटने के लायबल नहीं हूं। अगर मेरी टर्नओवर पिछले साल की 50 लाख के 1 करोड़ तक है, मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। इंडिविजुअल के ऊपर कई सारी कंडीशन, हाँ अगर मैं कंपनी हूं, मेरा ऑडिट कंपलसरी है, मेरे को टीडीएस काटना ही पड़ेगा। तो पहली बात तो दिमाग में ये क्लैरिटी लेकर आओ कि भैया टीडीएस काटने वाला हर बंदा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कटेगा तो हर केस में टीडीएस कटेगा। आपको चेक करना पड़ेगा पेमेंट करने वाला कौन है। पेमेंट करने वाला अगर इंडिविजुअल है वो टीडीएस तभी काटेगा अगर उसका ऑडिट कंपलसरी होगा, नहीं तो वो टीडीएस काटने के लायबल ही नहीं है। तो स्पेसिफाइड पर्सन, दूसरा स्पेसिफाइड ये पर्सन, रिसीवर भी स्पेसिफाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है हर रिसीवर का टीडीएस कटेगा, लिखा हुआ है हर सेक्शन में लिखा है कि सामने वाला बंदा इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट अदर देन इंडिविजुअल होना चाहिए, हर सेक्शन में लिखा हुआ है कि पेई कौन होना चाहिए। फिर स्पेसिफाइड सम का मतलब हर पेमेंट पे टीडीएस नहीं कटता, जो टीडीएस के चैप्टर में लिखी हुई है उस पे ही टीडीएस कटता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये टीडीएस के नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन मत लो। अब जैसे ये है, ये देखो इधर यहाँ पे, अब सेक्शन नंबर 192 सैलरी पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। सैलरी पे काटने वाला कौन होगा, पेयर लिखा हुआ है, किसका कटेगा वो लिखा हुआ है। तो पेयर और पेई लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि तुम पेमेंट कर रहे हो सैलरी की किसी को भी टीडीएस काट लोगे। तो सेक्शन नंबर 192 सैलरी हो गया, 192 ए हो गया ईपीएफ वाला, 193 इंटरेस्ट हो गया। ये सारी की सारी पेमेंट स्पेसिफाइड हैं जिन पे टीडीएस कटेगा, इसको छोड़ के और किसी पेमेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद ये सम तो स्पेसिफाइड है बट हर सेक्शन में लिमिट भी स्पेसिफाइड है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अब यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे मान लो कोई भी सेक्शन उठा लो, मान लो 194 ओ है, ये 194 आपका एन है। अब एन में यहाँ देखो 194 एम 50 लाख की लिमिट यहाँ पे, यहाँ 2.5 लाख की लिमिट यहाँ पे, यहाँ 5,000 की लिमिट है, यहाँ पे आपकी 30,000 रुपए की लिमिट है, यहाँ पे आपकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, यहाँ पे 50,000 रुपए की लिमिट है। ये सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात है। मैंने कहा ना टीडीएस के चैप्टर को समझना मुश्किल नहीं है, उसकी लिमिट्स रेट याद करना मुश्किल है। और वो याद तभी होते हैं जब अपने एक टारगेट, जैसे मान लो मेरा क्या था, हमने भी चैप्टर पढ़े हैं, हम भी इनको पढ़ के पास हुए, बट मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, अगर मैं आई हेट यू बोलूंगा तो बदले में आई हेट यू 2 ही मिलेगा। तो सिंपल सी बात, मैंने क्या समझा, मेरा थॉट क्या था पढ़ने का, डिडक्शन के। मेरे टीचर ने बोला सर, अब मैंने कहा ना आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई है भाई, हमें तो ये यूट्यूब मिला ही नहीं था। और मैं कहता हूँ यूट्यूब से बच्चे का दिमाग डल हो रहा है, और क्योंकि हर चीज पकी पकाई मिल रही है ना, बच्चे का दिमाग ही नहीं चल रहा, बिल्कुल चलना बंद। जैसे एकदम जितना मैंने पढ़ाया उतना ही बच्चा पढ़ रहा है, कोई अलग क्वेश्चन दे बच्चे को सोल्व भी नहीं कर पाता। हमारे टाइम में क्या था, लड़ते थे हम क्वेश्चन से, कोई कराने वाला था नहीं, क्वेश्चन से लड़ रहे हैं भाई साहब, 1-1 घंटा हो गया, सोल्व कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, माइंड खुल गया। जब माइंड ही खुल गया, एक बार अगर माइंड खुल गया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अब बच्चों का माइंड उतना ही खुला हुआ है जितना टीचर खुलवा रहा है,
उसको एक नया क्वेश्चन दे दो बच्चे को, बच्चे का दिमाग एकदम बंद हो जाता है। ये सब चाहे वो सिंपल हो, बिल्कुल सेम दूसरा क्वेश्चन वो दे दूंगा ना, बच्चे का दिमाग बंद, क्योंकि बच्चा कह रहा है ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है आज के टाइम में है, ये जो यूट्यूब अच्छा है, बट यूट्यूब के साथ सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर रहे, पूरे डिपेंडेंट हो चुके हो, तो सर पेपर में दिक्कत आती है, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। क्योंकि पेपर में वो क्वेश्चन नहीं होंगे जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें फिगर्स अलग होंगी, पैटर्न अलग होगा सेम, प्रोविजन सेम होंगे, बट प्रोविजन का तुम कहो सर डिट्टो सेम बन जाए, तो पेपर तो फिर खत्म ही होगा ना। फिर प्रोफेशनल एग्जाम कैसे होगा, डिट्टो सेम बनने लगे क्वेश्चन तो इसलिए इंपॉर्टेंस आ जाती है सेल्फ स्टडी की, कि सेल्फ माइंड खोलना कि हाँ भाई हमें कुछ करना है। तो हमारे जमाने में तो ये यूट्यूब था ही नहीं, हम तो खुद ही भाई साहब लड़ते थे क्वेश्चन से, बैठ पूरा 12-12 घंटे बैठे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहा, पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं, और खुद उस क्वेश्चन को इन्वेंट करते थे। जो चीजें आप खुद इन्वेंट करते हो आप लाइफ में कभी नहीं भूलते। अब ये डिडक्शन है, मेरे को पता था डिडक्शन की लिमिट्स याद करनी है, टीचर भी क्या ही कर लेगा इसमें, इस बताओ टीचर भी क्या ही कर लेगा यार। मैं तुम्हें 5 घंटे मैंने डिडक्शन में लगा दिए, उसके बावजूद भी मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सारी डिडक्शन याद नहीं हुई होंगी। इसमें आपका हार्डवर्क चाहिए, इसके अंदर मैं समझा सकता हूं, बस टीडीएस में समझा सकता हूं साहब, रेट और आपको लिमिट्स तो खुद ही पढ़नी पड़ेगी ना। अब मेरा क्या होता था, मेरे को मेरे सीनियर ने बोल दिया था कि भाई इनकम टैक्स में 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो तेरे को सही ढंग से करने हैं, समझ तू लेगा, हाँ कर देगा जब टीचर समझा रहा होगा, बट मैंने उसको याद करना। डिडक्शन हमारे टाइम पे भी था, ऐसा तो है नहीं आज ही आया है, कब से चल रहा है। तो टीडीएस उस टाइम से चल रहा है, अब भी चल रहा था। और एक रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर जहां पे लिमिट्स है कई बार, कि आपको ये रिटर्न भरनी है, इतने लेट भरनी है, ये 3 चैप्टर थे। अब क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया, मेरे को पता लग गया 40 डिडक्शन पढ़नी है, 40 पढ़नी है, 40 डिडक्शन पढ़नी है। तो मैंने क्या किया, 40 डिवाइड बाय, मान लो मेरे पास पड़े हैं 30 दिन पड़े हैं, तो 40 डिवाइड बाय 30, मैंने एक अनुमान लगा लिया कि मैं मान लो 15-15 दिन 2 लेके चलूंगा, तो 30 को 15 से डेली मुझे बस 2 ही पढ़नी है। तुम गलती क्या करते हो, तुम एक दिन में सारी पढ़ डालते हो और फिर सारी भूल जाते हो, फिर सारी पढ़ते हो फिर सारी भूल जाते हो। तुम 20 दिन भी ऐसे पढ़ लोगे तुम्हें याद नहीं होंगी, सर ब्रेक कर करके पढ़ी जाती है। मुझे पता है 30 पढ़नी है, डेली 3 ही पढ़ूंगा मैं, 300 पर पढ़ूंगा नहीं, चाहे जल्दी खत्म हो जाए। आप कभी देखना जब 3 पढ़ोगे 3 अच्छे से याद होंगी, अगले दिन जब तुम अगली 3 पढ़ोगे पिछले वाली 3 याद होंगी, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि तुमने छोटी छोटी करके पढ़ी है। तो हर चीज को पढ़ने का पैटर्न है, हर चीज को पढ़ने का तरीका है। एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होते, उसके लिए कुछ हमें प्रोफेशनल अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। तो सिंपल सी बात बस ये थोड़ी सी है, जैसे अब ये टॉपिक है तुम्हें पता है टीडीएस है, भाई पेपर के अंदर बनता ही है, ऐसा कोई पेपर है ही नहीं, चाहे वो सीए वाला हो चाहे वो सीएस, ऐसा कोई पेपर ही नहीं इसमें ये ना बनता हो। जब पता है बनता है तो फिर सिंपल सी बात है, करो ना उसको। फिर अब वो कैसे करोगे, डेली 4-4 सेक्शन डिवाइड कर लो, 4-4 सेक्शन डेली बेस पे पढ़ लो, आप देख लेना 15 दिन के बाद आपको 50% याद हो चुके होंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो थोड़ा सा ये आपको पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिंपल सी बात है, सर मैं यहाँ पे खड़ा होकर जितनी, आप एक बात बताओ, मैं इस बात मैराथन भी लूंगा, एक रेगुलर बैच, एक त्रिशूल बैच, एक मैराथन, उसके बाद ही बच्चा गलती करके आ रहा है, तो सिंपल सा रीजन है कि टीचर जितना बता रहा है बच्चा अगर उतना ही पढ़ रहा है उससे काम नहीं बन पाएगा। आपको सेल्फ टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सेल्फ टाइम नहीं दोगे, अगर आप 100% डिपेंडेंट हो रहोगे इनके ऊपर, तो दिक्कत वाली बात है सर। क्योंकि मैं आपको ओपन यूट्यूब पे लाइव कह रहा हूं, यूट्यूब की रिवीजन क्लासेस बच्चे का दिमाग डल कर देती है, क्योंकि बच्चा सिर्फ उतना ही सोच पाता है जितना मैं बता रहा हूं। बट मेन क्या इसका फायदा कब है, फायदा तब है ना, तुमने यहां 2 घंटे क्लास खत्म की, अब मैं 1 घंटा खुद लगाऊंगा, तब फायदा है। चलो गाबा सर अब सुबह 2 घंटे खत्म, अब कल 2 घंटे सुबह पढ़ेंगे, कल जब गाबा सर आएंगे, फिर परसों हम 2 घंटे सुबह पढ़ेंगे जब गाबा सर आएंगे, तो फिर तो आप गाबा सर पे डिपेंडेंट ही हो गए, फिर तो अपना दिमाग तो चलना ही बंद हो गया आपका। फिर कैसे खुद क्वेश्चन करोगे पेपर के अंदर, तो खुद तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ना। आप गाबा सर की रिवीजन क्लास देखने के लिए आते हो, गाबा सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गाबा सर की प्रैक्टिस हो रही है, वो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो रही, प्रैक्टिस तुम्हें करनी जरूरी है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है नहीं। चलो वापिस आ जाओ। अब अगले पॉइंट पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ तो आपको मैं बता रहा था हर केस में देखो लिमिट है, देखो यहाँ पे 240 की लिमिट है, यहाँ 15,000 की लिमिट है, तो हर केस में अगर आप चेक करोगे हर सेक्शन में आपको लिमिट देखने को मिल जाएगी, ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा जहां पे लिमिट नहीं होगी। अब इस लिमिट का मतलब क्या है,
इस लिमिट का मतलब ये है, इस लिमिट का मतलब ये है कि यहां पे, यहां तक अगर पेमेंट करोगे तो टीडीएस नहीं कटेगा, इसके बाद अगर पेमेंट करोगे तो टीडीएस कटेगा। मतलब अगर इतनी वैल्यू तक अगर पेमेंट की तो टीडीएस नहीं कटेगा, इसके ऊपर पेमेंट किया तो टीडीएस कटेगा। अब सारे बच्चे सोच के बता देना मेरे को, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहां पर मैंने को क्या लिखवाया, स्पेसिफाइड पर्सन, ये देखना पड़ेगा कौन है। उसके बाद स्पेसिफाइड सम हर सेक्शन में अलग अलग है, स्पेसिफाइड लिमिट हर सेक्शन के अलग अलग है, पेई अलग होगा, और आपकी टीडीएस जो काटना है उसका जो जमा कराने की डेट है वो भी आपकी अलग अलग होगी। इस दिन आपको टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा जी। अब यहाँ पे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ जी। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपको टीडीएस के प्रोविजन पे ले ही आता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना स्टार्ट करें। कुछ बेसिक बेसिक बातें पहले पढ़ो। सबसे पहली बात यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ लो जी, और कल भी हमारी क्लास टीडीएस की होगी, और कल हम क्या करेंगे, सारे रेट्स, ठीक है ना। आज हम प्रोविजन सारे समझ लेंगे, ठीक है, कल हम सारे रेट्स करेंगे, ठीक है ना। मतलब जितने भी आपके टीडीएस के रेट्स हैं हर सेक्शन में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस अमाउंट पे टीडीएस कटता है और कितनी वैल्यू के बाद कटता है। कल हमारी पूरी क्लास डिवोटेड जो है वो उसके ऊपर है। अब यहाँ पे एक बार आना, क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे क्या है, पहला, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी। ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो, अब होता क्या है, मान लो मैंने आपको प्रोफेशनल फीस दिया, प्रोफेशनल फीस पे जीएसटी भी लगता है। अब प्रोफेशनल फीस पे जीएसटी भी है और प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस भी है, तो जो टीडीएस कटता है वो कह रहे हैं जीएसटी को एक्सक्लूड करने के बाद कटता है, इंक्लूड करके टीडीएस नहीं कटता। जैसे अब क्या होता है, कई बार तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ गया, ये नोट्स में डाल दूंगा सारे के सारे ग्रुप में, टेंशन मत लो जी, ठीक है। अब क्या हो गया, तुम्हारे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपने पेमेंट की 2 लाख रुपए की, उस पर 18% जीएसटी 36,000 रुपए, तो पेमेंट की 236, तो टीडीएस किस पे कटेगा, 2 लाख पे कटेगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इफ जीएसटी इज सेपरेटली इन द बिल, अगर जीएसटी सेपरेटली है बिल में तो जीएसटी को बाहर निकाल दो। टीसीएस शैल बी कलेक्टेड ऑन द अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। देखो ये सबसे मेन बात है, दोनों के अंदर फर्क आ गया ना, कि जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो जीएसटी को बाहर निकाल के डिडक्ट होता है, जो टीसीएस कलेक्ट होता है वो जीएसटी को इंक्लूड करके कलेक्ट होता है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन है वो आगे रह के डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि टीडीएस जीएसटी को हटा के होता है और टीसीएस जीएसटी को इंक्लूड करके होता है। दूसरा पॉइंट, अब टीडीएस रिक्वायरमेंट अराइज, टीडीएस कब कटता है, ये सबसे मेन बात है, टीडीएस कब काटना होता है। तो टीडीएस कटता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पे अकाउंट व्हिच एवर इज अर्लियर। जैसे इसका मतलब यह है कि जब मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, जब मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा उस टाइम, या जब तुम्हारे अकाउंट में ये क्रेडिट होगा उस टाइम, जो भी अर्लियर है, जो भी अर्लियर है, ये बात ध्यान देना, उसमें से जो अर्लियर होगा उस टाइम पे टीडीएस हमें काटना है। बट एक्सेप्शन, इन केसेस में टीडीएस काटना होता है पेमेंट के टाइम पर, चाहे अमाउंट क्रेडिट हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे अमाउंट में क्रेडिट हुआ हो या ना हुआ हो, सिंपल सी बात है। इन केस में पेमेंट जो टीडीएस कटेगा वो पेमेंट पे कटेगा, इसमें क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट हमें चेक ही नहीं करना। जैसे सैलरी 192, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की पेमेंट 192A, डिविडेंड 194, विनिंग लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग 194B, बीबी बीए, और आपका मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 194DA, कैश विड्रॉल 194N, कंपनसेशन और कंपल्सरी एक्विजिशन 194LA। इन सब में कटता है पेमेंट की डेट पे, बाकी सब में पेमेंट और क्रेडिट व्हिच एवर इज अर्लियर। सर क्या हमें ये याद करने हैं, आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं, ये याद हो गए तो ऑटोमेटिकली बाकी तो हो ही गए, क्योंकि इनमें कब कटता है, पेमेंट पे, तो इनको छोड़ के बाकी सब क्या हो गया, पेमेंट और बैंक क्रेडिट व्हिच एवर इज अर्लियर, उस पे कटता है। तो बस ऐसे, और मैं बताऊं सारे याद मत करो, पता क्या, जैसे मान लो ये है सैलरी, ये दिमाग में लेके चल लो, डिविडेंड ये दिमाग में लेके चल लो, ये लॉटरी वाला ये दिमाग में लेके चल लो, उसके बाद कैश विड्रॉल, ये 4 पॉइंट तो दिमाग में लेके चल ही लो, क्योंकि पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मान लो सैलरी हो गया, डिविडेंड हो गया, लॉटरी हो गया, कैश विड्रॉल हो गया, इन 4 केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि पेमेंट के टाइम पे होगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब अगला कह रहे हैं, अच्छा एक बात मेरे को और बताना, सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बात सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अब टीडीएस के चैप्टर में ना देखो ये अलग अलग रेट है, आपको मैं दिखाऊं, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, बातचीत पे ध्यान बिल्कुल मत दें। देखो यहाँ पे ध्यान, जैसे 10%, 10%, ठीक है, ऐसे 10%,
ऐसे ही 10%, ऐसे ही मान लो यहाँ पे 10-30%, 30%, ठीक है, ये सारे रेट हैं, ये रेट है। अब सुनो ध्यान से, कहना क्या चाहता, मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूं, मैंने तुम्हें पेमेंट की प्रोफेशनल फीस की। उस प्रोफेशनल फीस वाले सेक्शन में लिखा था कि अगर प्रोफेशनल फीस पूरे साल की 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा 10% के रेट से। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आप बाद में टैक्स पे करते हो असेसमेंट ईयर में, तो क्या उसमें जब तुम टैक्स देते हो, क्या उस टैक्स में सरचार्ज और सेस जोड़ते हो? बिल्कुल जोड़ते हो भाई। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ सरचार्ज जोड़ोगे, फिर लास्ट में क्या जोड़ोगे? सेस जोड़ते हो। तो क्या टीडीएस के रेट को हमें सेस और सरचार्ज से इंक्रीज करना होता है? मतलब क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो इस सेक्शन में लिखा 30% टीडीएस का रेट है, तो क्या 30% से ही टीडीएस कटेगा या इसमें सेस जोड़ के फिर टीडीएस कटेगा? ये बहुत बार, अनगिनत बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन बना कि टीडीएस लॉटरी की इनकम पर टीडीएस किस रेट से कटेगा, 30% से कटेगा या 4% 31.20 से कटेगा। अब बच्चा 31.20 करके आ रहा है, कह रहा है 4% सेस जुड़ेगा। तो जो रेट सेक्शन में दिया उससे काटना है या उसमें सेस ऐड करके काटना है? तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, यह डिपेंड करता है कि पेमेंट कर किसको रहे हो और पेमेंट कर किसकी रहे हो। ये किस पे डिपेंड करता है? सारे बच्चे मेरे पे बोलो, किस पे डिपेंड करता है? ये पेमेंट कर किसको रहे हो और पेमेंट कर किसकी रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम पेमेंट कर रहे हो किसी रेजिडेंट को, अगर तुम पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को और पेमेंट कर रहे हो सैलरी की, तो टीडीएस के रेट में सेस और सरचार्ज इंक्रीज करने पड़ेंगे। सैलरी वाले केस में होता है, सैलरी वाले केस में टीडीएस के रेट इंक्रीज किए जाते हैं सेस से, और अगर सरचार्ज वहां पर एप्लीकेबल है तो सरचार्ज से भी। बट अगर पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को अदर देन सैलरी की, तो फिक्स रेट से टीडीएस कटेगा, जो रेट सेक्शन में दिया होगा। जो रेट सेक्शन में दिया है उसी रेट से टीडीएस काटना है और किस रेट से नहीं काटना, अगर पेमेंट कर रहे हो अदर देन सैलरी की। सर 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 अगर मान लो पेमेंट कर रहा हूं मैं एनआर को, तो कोई भी पेमेंट कर रहे हो हर केस में टीडीएस के रेट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा सेस और सरचार्ज से। तो एनआर वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, एनआर वाले केस में हमेशा तुम्हें इंक्रीज करना पड़ेगा, सेस ऐड करना पड़ेगा, तब टीडीएस काटना पड़ेगा। रेजिडेंट वाले केस में अगर सैलरी है तो करना है, और अगर अदर देन सैलरी है तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिक्स रेट से टीडीएस काट सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जी, अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो मैंने वही लिखा है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को, तो टीडीएस रेट शैल नॉट बी इंक्रीज बाय सरचार्ज और सेस एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी वाले केस में होगा। फिर अगर पेमेंट कर रहे हो एनआर को, तो टीडीएस के रेट इंक्रीज करने पड़ेंगे, और टीसीएस वाले केस में वही सेम, अगर पेमेंट मिल रही है रेजिडेंट से तो फिक्स रेट है, अगर पेमेंट मिल रही है नॉन रेजिडेंट से तो उस केस में इंक्रीज करना है। ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है जी। अच्छा, ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बात ध्यान देना। अब इसमें कुछ बातें और भी हैं। और बातें क्या है कि टीडीएस काटने के बाद जमा हमें कब करवाना होता है। भाई मान लो मैंने टीडीएस काट लिया, अब टीडीएस काटने के बाद जमा भी तो करवाना है, तो टीडीएस काटने के बाद हमें जमा कब करवाना है? टीडीएस की रिटर्न कब भरनी है? रिटर्न भरने की भी डेट होती है टीडीएस की। आपको बताओ, जो नॉर्मल रिटर्न होती है बाद वाली, और ये रिटर्न दोनों अलग अलग होती है। टीडीएस की रिटर्न लग जाती है, और सरचार्ज, कितना सरचार्ज हमने पढ़ा तो है, सरचार्ज पढ़ा है ना सबने, 50 लाख 1 करोड़, वो डिपेंड करता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सरचार्ज कितना। क्या सरचार्ज तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं जी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है कि हाँ रिटर्न कब भरनी है। फिर रिटर्न के बाद अगला कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे ये भी है कि टीडीएस सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। जैसे मान लो मैंने तुम्हारा टीडीएस काट लिया, तो इस केस में टीडीएस सर्टिफिकेट जमा करवाना है कि हाँ मैंने तुम्हारा टीडीएस काट लिया। अब ये टीडीएस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे जमा करवाना होता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर ये भी है, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर हम पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना ही नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अब क्या है, जैसे आपको बताओ, आपने अगर नाम सुना है, एक ऑडिटोरियम है फिक्की ऑडिटोरियम, नाम सुना है फिक्की का? एक ऑडिटोरियम है सर, टोटल इनकम पे नहीं लगता नालायक बच्चे, टैक्स पे लगता है।
सरचार्ज जो लगता है वो टैक्स पे लगता है, वो टोटल इनकम कितनी है उसके बेस पे रेट पता लगता है, और वो रेट मेरे बच्चे सरचार्ज का टैक्स पे लगता है। कैसे कैसी बातें कर रहे हो शिवम, इनकम पे नहीं लगता, वो टैक्स पे लगता है। सुनो ध्यान से, मैं जैसे मान लो एक ऑडिटोरियम है फिक्की, अगर आपने नाम सुनो, नहीं सुनो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मंडी हाउस के पास है। मंडी हाउस में जहाँ पे नाटक वाटक चलते हैं, ये सारे नाटक चलते हैं जो आपको पता होगा, बहुत सारे नाटक मंडी हाउस में प्ले होते हैं। तो वहां पे जैसे आजकल एक वो सीरियल बहुत चल रहा है हमारे राम करके, जिसमें आशुतोष राणा जो है वो रावण की भूमिका निभा रहे हैं। अब ये चल रहा है यहाँ पे फिक्की के अंदर ही चल रही है, फिक्की और कमानी के अंदर चल रहा है, बुक माई शो पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया हिट हो गया ये एक्चुअल में, हम भी एक बार देख के आए इसको। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या कि ऐसे ऐसे कई सारे शोज चलते हैं। अब क्या हुआ, अब सीए इंटर की ना, सीए इंटर की मैंने क्लास ली सीए अजय जैन सर से, मतलब सीए अजय जैन सर थे जिनसे मैंने टैक्स पढ़ा, अब वो मार्केट से रिटायर हो चुके हैं, मतलब जिनसे मैंने क्लासेस ली ना वो दोनों रिटायर हो चुके हैं। सीए इंटर में मैं टैक्स पढ़ा सीए अजय जैन सर से, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। सीए फाइनल के अंदर मैं टैक्स पढ़ा विनोद गुप्ता सर से, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली। और ये अपने टाइम में लगा लो, मतलब आज मैंने कहा ना ये जमाना तो यूट्यूब का अब आया है ना। हमारा 2013 में मैंने टैक्स लिया, 13 में तो यूट्यूब का मतलब ही नहीं था। 13 में सारे बच्चे फेस टू फेस आते थे, मतलब सर बहुत फेस टू फेस में क्राउड बहुत था, बहुत ज्यादा क्राउड था। अब तो इतना क्राउड है नहीं क्योंकि ऑनलाइन चल गया ना आजकल। अब जैसे मान लो लाइव क्लास चल रही है, बच्चा कह रहा है यार मेरे को सेम फीलिंग आ रही है, भाई बस सेम फीलिंग आ रही है तो मैं क्यों लक्ष्मी नगर जाऊं, क्यों वहां पे रहने के 10,000 रुपए खर्चूं, फिर बाहर का खाना खाऊं, पेट खराब करूं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कम समझ लूंगा या थोड़ा सा बियर कर लूंगा, बट मैं रहूंगा घर। तो दोनों के अंदर फर्क आ गया, फेस टू फेस की कनेक्टिविटी अलग लेवल पे है, ऑनलाइन की कनेक्टिविटी अलग लेवल पे है। इनके इसमें पैसे बच रहे हैं, बट जो आपको वाइब मिल रही है वो इनको वाइब्स नहीं मिल रही। ये सिर्फ मुझे टीवी में देख पा रहे हैं, जैसे टीवी बंद इनका एकदम सिस्टम बंद हो गया, बट आप मुझसे मिल सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, आप मेरे पास बैठ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं हम तो, बट ये ऐसा नहीं है। तो दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सारी बातें होती है। तो उस टाइम तो फेस टू फेस की बात थी, तो उस टाइम का मतलब होता था कि टैक्स का मतलब सीए अजय जैन सर, और मैंने फीस पे की टैक्स की 18,000 रुपए की, एक पेपर की फीस जो आज 18,000 रुपए ग्रुप की फीस है। तो कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी फीसेस कम हुई है, अदरवाइज फीसेस बढ़ी है। कोई फील्ड देख लो वहां पे आपकी फीसेस बढ़ी हैं, बट कोचिंग इंडस्ट्री में कम हुई है। रीजन ड्यू टू द रीजन ऑफ सोशल मीडिया, कि जब मार्केट में इतना कंपटीशन आ गए तो सबने फीसेस अपनी कम कर दी। तो हमने क्लासेस ली, तो उस टाइम हमारी क्लास होती थी फिक्की ऑडिटोरियम में। तो फिक्की मैंने अंदर से देखा हुआ है, फिक्की मैंने अंदर से देखा हुआ है। तो अपना वहां पे हम गए तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब सीएस वाला बच्चा हो या सीएस सीएमए वाला बच्चा हो, कोई बच्चा भी हो, इनको जब बढ़िया चीज मिल जाती है ना तो इनको लगता है इतनी बढ़िया चीज हमें मिल कैसे गई। अब पहली पहली बार चीजें देखी हो, जो जो डेली कॉलेज जा रहे हैं उनका तो एक नॉर्मल हैबिट बन गई, आना जाना घूमना फिरना। और जो हम जैसे लोग होते हैं हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिलता नहीं, हमें फीलिंग एलोन ऐसी वाली फीलिंग आती है, फीलिंग लोनली फीलिंग लोनली फीलिंग लोनली, ये फीलिंग हमें खाती है। तो क्या हुआ, हम पहली बार फिक्की ऑडिटोरियम गए, भाई साहब उसकी सीटें पूरा सोफा, पूरे सोफे वाली सीट है कि आप अपना आराम से चौकड़ी मार के बैठ सकते हो, उसके बावजूद भी सीट में स्पेस बचेगा, और आपके ये जो मतलब जो आपके आर्म रेस्ट होंगे वो भी वहां पर है। अब जब ये सीटें देखने को मिली तो करतूते तो हम करते ही हैं। हमने क्या किया, अपना पेन निकाला, पेन की पेन, पेन की नोब, नोब से ऐसे जैसे होता है ना पूरा टाइट सीट्स होती है सोफे की, पट 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 वहां पे हमने छेद करने स्टार्ट कर दिए। भाई हमें पटाखे पटाखे मारने में बड़ा मजा आ रहा था। अब क्या हुआ, फिर कई कई बच्चे तो जो यहीं रुकते नहीं ना, वहां पे लिख देते हैं अपना फोन नंबर लिखाएंगे, हरकतें देख लो उनकी हरकतें, फोन नंबर लिखाएंगे, फिर लिखाएंगे राम सीता से प्यार करता है, देख सुषमा मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, ठीक है सुषमा को बोल देना रवि आया था, रवि ने लिखा है, ये लिख के आ रहे हैं कि सुषमा यहाँ बैठेगी, रवि का मैसेज पढ़ेगी कि हाय रवि तू मुझे कितना प्यार करता है, तेरे प्यार में मर ही ना जाऊं, मैं सुषमा हूं। देख रहा, ये हरकतें लोग करते हैं। लोग वॉशरूम नहीं छोड़ते भाई साहब, वॉशरूम में नंबर लिख के आ रहे हैं कि कोई दूसरा बंदा आएगा नंबर लिख लेगा मेरे लिए। अबे नालायको, क्या तुम्हारा मेंटल स्टेट है या नहीं है? आप समझ पा रहे हो भाई, हम तो ये लकड़ी वाले बेंच नहीं छोड़ते, यहाँ ड्राइंग बना डालते हैं, तो वो तो सोफे मिल गए, वो तो सोफे मिल गए, जो खतरनाक बात होगी। और फिर हम बचपन में वो बबल गम जो होता है खाया, चिपका दिया या नीचे चिपका दिया, उठा तो साथ में वो लंबी लेयर चिप, उसके मजे बढ़ जाते थे हमें। ये हरकतें की
तो फिक्की वाले ने जब इसका सर्वे किया ना, उन्होंने, अच्छा अभी बात बताता हूँ, परसों की अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे फेस टू फेस क्लास में मैराथन हुई। अब मैराथन हुई तो बच्चों ने खाना पीना में खाया, खाना पीना वहीं गिर के चले गए। अब घर के चले गए तो जिस दिन आपकी फेस टू फेस क्लास नहीं थी, मैंने ऑफ की थी। एक्चुअल में रीजन क्या था, अभिषेक ने मुझे फोन किया कि सर सुबह फेस टू फेस क्लास मत लेना, पूरा गंद मचा के चले गए हैं बच्चे, जैसे आप अंदर आओगे स्मेल आ रही है। तो मैंने कहा क्यों, कह रहा सर वहीं खाया, वहीं चटनियां पटनियां सब गिर के चले गए, डस्टबिन रखा था डस्टबिन में गिर के नहीं गए। नहीं, एक्चुअल में आप नॉर्मल बात कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो मैटर वो नहीं करता ना, मैटर ये करता कि 90% लोग क्या कर रहे हैं। अब अगर वही 2 मिनट खा के डस्टबिन में गिर दिया होता, क्लास साफ होती, फेस टू फेस क्लास हो जाती। अब कह रहा मैं साफ कैसे करूं, रात को 10 बज गए। मैं कहा चल कोई बात नहीं, मैं बच्चों को बोल दूंगा फेस टू फेस क्लास नहीं है। तो कई बार हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो फिक्की वालों ने जब ये देखा ना, उसने कहा सॉरी सर, हम ये ऑडिटोरियम नहीं दे सकते, ये आपका लास्ट बैच है, ये हमने इसलिए तो दिया नहीं था कि इतनी महंगी, और हमारी तो ये थोड़ा कि आप हमें को 2 लाख रुपए का रेंट दे, आप सीट ही फाड़ दोगे। उन्होंने सीटें ही फाड़ दी भाई साहब, सीट फाड़ के देखने अंदर गद्दे कौन से लगे हुए हैं। अब उन बच्चों का कुछ नहीं जाना ना, पैसे किसने पे करने हैं, टीचर ने। टीचर को दिया 18, टीचर भुगतेगा। अब सारी सीटें फाड़ फाड़ के, पेन चला चला के, नंबर लिख लिख के, कहानियां गाड़ के पूरे बैच के अंदर कल्याण कर दिया पूरी सीटों का उन्होंने। और वो बैच था और लास्ट का बैच था, उसके बाद फिक्की में कभी क्लास ही नहीं हुई। अब फिक्की गवर्न कर लिया गवर्नमेंट ने, अब ये गवर्नमेंट ने ले लिया, अब ये गवर्नमेंट के अंडर है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, सिर्फ और कुछ नहीं होता। अब क्या हुआ, फिक्की गवर्नमेंट के पास आ गया। अब अगर मैं आज इसको रेंट पे लेता हूं तो मुझे गवर्नमेंट से रेंट पे लेना पड़ेगा। तो अब एक सेक्शन है टीडीएस के अंदर ही, सेक्शन नंबर 196, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर आप पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो जब तुम पेमेंट गवर्नमेंट को कर रहे हो, उस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इस केस में गवर्नमेंट टीडीएस को बाहर निकाल रखा है। ऐसी बातें 196 में लिखी है। ठीक है नी, तो ये हम बातें कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तो कल वाली क्लास में हमें टीडीएस अपना पैक कर देना। आपसे बस एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, घर जाके टीडीएस एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है जी, घर से एक बार टीडीएस के रेट सारे फटाफट से एक बार देखाना, 15-20 मिनट लगा देना, ताकि कल वाली क्लास पे इसको हम पैकअप करें। और कल वाली क्लास में हम चैप्टर्स को खत्म करके देन हम कल 14 है ना, हाँ, देन फिर आपका बस उसके बाद फिर 2 भी छोटे मोटे चैप्टर उसको हम खत्म करेंगे। और 16 तारीख को फिर हमारी मैराथन है, पूरी रात 7 से लेके 7 बजे तक। उम्मीद करूंगा सारे बच्चे प्रेजेंट होंगे, अटेंडेंस लगाएंगे उसके अंदर, और सबने साथ बैठ जाना है। पूरा 12 घंटे के अंदर हम जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से, प्रोविजन जितने भी होंगे हम सारे अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे उसके अंदर। ठीक है जी, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। और अगर अच्छी लगे तो सारे बच्चे लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी।